बेसिकली हम लोगों को अ, 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। 4 टॉपिक्स में सबसे पहले एक रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड परमिबिलिटी है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को पढ़ना है। फिर ग्रेडेशन ऑफ सॉइल हम लोग को पढ़ना है, देन पार्टिकल्स हम लोग को पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग देखेंगे और 4 टॉपिक्स के बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो आज हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स, एटरबर्ग्स लिमिट्स के ऊपर भी जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो कल जो लास्ट में हुआ था। कल का क्वेश्चन। हाँ सर, उसमें बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। अब मुझे प्रेजेंटेशन असल में अपना सफल करना पड़ेगा, तो लास्ट में कर ले विवेक। ठीक है सर, चलेगा। जब लेक्चर खत्म करेंगे तब मुझे एक बार याद दिलाना। तो जी सर। दूसरा प्रेजेंटेशन लगाना पड़ेगा, तो मैं लास्ट में वो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, है ना, मुझे याद दिला देना एक बार। ठीक है सर। तो लेक्चर 5 में हम लोगों को सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो देखना है। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसमें टोटल 3 रिलेशनशिप हैं जो आपको याद। मेरे ख्याल से आपने रिलेशनशिप पहले कभी देखे होंगे। मैं जल्दी से आपको इनका डेरिवेशन करवा देता हूँ। देखिए, डेरिवेशन में इसलिए नहीं करवाता कि ये आपके एग्जाम में आएगा या आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैं वो डेरिवेशन कभी भी नहीं करवाता जो आपके लिए यूज का नहीं है। मैं सिर्फ वही डेरिवेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाता हूँ जिसके एप्लीकेशन से हमें किसी न्यूमेरिकल को करने में कुछ सुविधा हो सकती है, हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर वॉइड रेशियो का और पोरोसिटी के बीच का रिलेशनशिप है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज दैट अपन पोरोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो पोरोसिटी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नाउ सी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। दोनों साइड इनको 1 से डिवाइड करके लिख दीजिए, दोनों साइड इनको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? V सॉलिड प्लस V वॉइड अपॉन V वॉइड। नाउ V वॉइड से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए अलग अलग करके, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? V सॉलिड अपॉन V वॉइड प्लस 1। V वॉइड से V वॉइड कट जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, V सॉलिड अपॉन V वॉइड, ये 1 अपॉन E लिखा हुआ है, 1 अपॉन E, क्योंकि E की वैल्यू होती है V वॉइड अपॉन V सॉलिड। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है? आपको यहाँ से मिलता है कि 1 अपॉन ईटा इक्वल्स टू, E नीचे था तो ऊपर 1 प्लस E हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? E। फर्दरमोर आप यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं? आपको मिल जाएगा कि ईटा की वैल्यू निकल के आएगी E अपॉन 1 प्लस E। ये मेरा पहला रिलेशनशिप बन के आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 प्लस ई। ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर रहा हूँ, ये ईटा अपॉन 1 अपॉन ईटा है और ये ई अपॉन 1 प्लस ई है। तो ये वाला रिलेशनशिप मुझे मिलता है ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, और ई इक्वल्स टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा मुझे कहाँ से मिलेगा? जब आप यहाँ पर थे, इस पर्टिकुलर जगह पर, इस वाली स्टेप के अंदर थे जब, तो इस वाली स्टेप को आप फिर से देखिए। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन ईटा, और मैं 1 को इस साइड ले आता हूँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। फर्दर यहाँ से आप ई इक्वल्स टू क्या निकाल पाएंगे? दोनों को रेसिप्रोकल करके ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। तो मुझे दो फॉर्मूले मिलते हैं। दो फॉर्मूले कौन से मिलते हैं? एक फॉर्मूला मिलता है ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये मेरा पहला फॉर्मूला मुझे मिलता है। और दूसरा फॉर्मूला मुझे ये मिलता है ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये पहला फॉर्मूला है हमारा और ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। दूसरी बात, एक तीसरा फॉर्मूला और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला कैसे आया? ये दो जो फॉर्मूले आपको मिले, इन दोनों को आप क्लब कर लीजिए तो आपको थर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों को दो चीजें मिल चुकी हैं। हम लोगों को जो पहला फॉर्मूला मिला था, वो पहला फॉर्मूला हम लोगों को मिला था E इक्वल्स टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, और दूसरा फॉर्मूला मिला था ईटा इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस ई। ना, आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। किसी भी इक्वेशन से कोई भी वैल्यू उठाकर दूसरी इक्वेशन के अंदर रख दीजिए। लेट हम लोग मान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ E फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर 2, पहली इक्वेशन से ई की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दी जाए तो आपको क्या मिलता है, ईटा इक्वल्स टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा अपॉन 1 प्लस ई। यहाँ से ईटा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइड 1 अपॉन ईटा और नीचे भी 1 प्लस ई है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ई को एक साइड लेके चले जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ई इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको तीन फॉर्मूले बेसिकली याद रखने हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताए थे। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यहाँ पर ई इक्वल्स टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा होता है और ईटा इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है और 1 माइनस ईटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई होता है। ये फॉर्मूले बहुत पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, ईटा और ई के बीच का रिलेशनशिप, और एक न्यूमेरिकल भी पूछता है, उसमें ई की वैल्यू कुछ भी दे देता है निकाल के और उसके बाद आपको ईटा की वैल्यू पूछ लेता है, या फिर आपको ईटा की वैल्यू दे देता है और ई की वैल्यू पूछ लेता है। तो ऐसे काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद रहते हैं तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ई और ईटा के बीच में ये तीन रिलेशनशिप होते हैं बेसिकली, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। फर्दर अगर हम लोग आगे चलते हैं और आज का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, तो हम लोग आज का नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। कल हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सी क्लियरली, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के तीन मेथड होते हैं। मेथड एक ही है लेकिन तीन अलग अलग तरीकों से उस मेथड को निकाला जाता है। जो पहला तरीका होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी बोटल मेथड। दूसरा तरीका फ्लास्क मेथड होता है और तीसरा तरीका पिक्नोमीटर मेथड होता है। डेंसिटी बोटल, फ्लास्क एंड पिक्नोमीटर, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं होती, ये तीनों चीजें बिल्कुल सेम होती हैं, इनका सेम काम होता है, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं है। इनमें सिर्फ अंतर कितना है कि इनका वॉल्यूम अलग अलग है। ये बोटल टाइप होते हैं, है ना, जिस तरह से कल मैंने आपको पिक्नोमीटर का एक फिगर दिखाया था, ठीक उसी तरह से ये बोटल टाइप होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से, है ना। ऊपर इसमें एक रबर का कैप लगा हुआ होता है और उस रबर के कैप से इस बोतल के अंदर आप कुछ भी रख के और बंद कर सकते हैं। इस तरह के ये नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं और कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इनका केवल वॉल्यूम अलग है और कोई इनमें अंतर होता नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथड which of method available for determination of specific gravity is most accurate। डेंसिटी बोतल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो मेथड्स अवेलेबल हैं उन सब में मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन तीनों मेथड्स में कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। तीनों की वर्किंग बिल्कुल एक सी है, तीनों के अंदर एक ही जैसी बोतल की जो होती है, केवल उनका वॉल्यूम अलग अलग होता है, केवल कुछ बोतल बड़ी होती है, कोई बोतल छोटी होती है। तो हमेशा याद रखिए, केवल इस क्वेश्चन के अंदर नहीं, हमेशा याद रखिए जहां भी मेजरमेंट की क्वांटिटी सबसे छोटी रहेगी वो मेथड सबसे अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा मेजरमेंट की क्वांटिटी यहाँ पर कम है ना, 50 ml सबसे कम है। तो क्योंकि इसकी क्वांटिटी सबसे लेस है, लेस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, इसीलिए ये मेथड मोस्ट एक्यूरेट माना जाएगा। ये केवल सॉइल मैकेनिक्स के लिए नहीं है, ये हर जगह होता है और आप इस चीज को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर रीजन क्या है, सबसे छोटी मेजरमेंट की यूनिट को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, उसका रीजन ये होता है कि वहां पर क्वांटिटी मटेरियल की बहुत कम लगती है और मटेरियल की जितनी क्वांटिटी कम लगेगी एरर होने के चांस उतने ही कम होंगे। मटेरियल की जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी मेजरमेंट उतने बड़े होंगे और एरर होने का चांस उतना ज्यादा होगा। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, जब कम से कम क्वांटिटी यूज की जाएगी मटेरियल की टेस्टिंग के लिए तो हमेशा हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत बड़ी हुई निकल करके आएगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉइल की क्वांटिटी डेंसिटी में लगेगी क्योंकि उसका वॉल्यूम सबसे कम है, इसीलिए ये सबसे एक्यूरेट है। पिक्नोमीटर सबसे ज्यादा लीस्ट एक्यूरेट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी लेता है, तो एरर के चांस सबसे ज्यादा होंगे। दूसरी बात एक बार और याद रखेंगे कि डेंसिटी बोतल बहुत अच्छा है, ठीक है, सब ठीक है, बहुत अच्छे से एक्यूरेट करता है, लेकिन ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए उतना अच्छा नहीं है। 50 ml बहुत छोटा सा साइज होता है ना, 50 ml बहुत छोटा सा साइज होता है। अब 50 ml के साइज में एक ग्रेवल ही नहीं जा पाएगा। 50 ml की जो बोतल होगी उसमें एक बड़ा ग्रेवल होगा ना, तो वो ग्रेवल अच्छे से घुस ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्योंकि ये बोतल बहुत छोटी होती है, इसलिए जो कोर्स ग्रेन सॉइल्स होती हैं, ग्रेवल होते हैं, सैंड होते हैं, उनको इसमें अच्छी तरह से मेजरमेंट नहीं किया जाता क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कोर्स पार्टिकल्स हुए तो कोर्स पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इसलिए नॉर्मली अगर फाइन सैंड है या फिर आपकी फिल्ट है या फिर क्ले है, मतलब नॉर्मली फाइन ग्रेन सॉइल है, तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही डेंसिटी बोतल अच्छा होता है, ओवरऑल सॉइल के लिए मोस्ट एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है तो आपको फ्लास्क के साथ जाना पड़ेगा या पिग्नोमीटर के साथ जाना पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं,
यहाँ पे एक तो ये क्वेश्चन आते हैं, इनका वॉल्यूम कितना होता है, फ्लास्क का कितना होता है, पिकोमीटर का कितना होता है, डेंसिटी बोतल का कितना होता है। दूसरा ये आता है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ये आपको याद रखना, मैंने आपको बताया हुआ है। तीसरा ये आता है कि कोसग्रेन सॉइल के लिए कौन सुटेबल है। तो कोसग्रेन सॉइल के लिए क्वेश्चन एक बार ऐसा आ चुका है कि ये दिए हुए थे ए बी सी, इस तरह से लिखे हुए थे, फिर ऑप्शन थे ए बी सी ऑल, ए एंड बी एंड सी, इस तरह से। तो कोसग्रेन सॉइल के लिए आता है तो बी और सी, केवल यही दो चीजें सुटेबल है कोसग्रेन सॉइल का मेजरमेंट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का। नाउ अब ये बात करते हैं कि हमें इन बोटल्स की मदद से स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट कैसे करना है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे। आवाज अच्छी नहीं आ रही है, मेरे ख्याल से तो आवाज अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जूम के फ्रेमवर्क को भी अपग्रेड कर लिया है। तो थोड़ा सा अपने इंटरनेट कनेक्शन को देखिएगा, हम लोग की तरफ से मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। यहाँ पर मैंने इस तरह का एक ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बनाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर पोर्शन बेसिकली डेंसिटी बोतल या फ्लास्क या पिक्रोमीटर है। मैंने इसको इस तरीके से इसलिए बनाया हुआ है सो दैट मैं इसको फेज डायग्राम में बता सकूं। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो बच्चे मेरा पहला लेक्चर देख चुके हैं यूट्यूब पर, वो लेक्चर फ्री में अवेलेबल है, उन बच्चों को यहाँ पे क्लियर रहेंगी चीजें। हम जब भी कभी सॉइल के किसी मेजरमेंट को लेते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरेटिकली उसको हम फेज डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेज डायग्राम के फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं वो एक फ्लास्क या एक डेंसिटी बोतल या फिर एक पिक्नोमीटर की हैं। अब यहाँ पर जो आप पहला देख रहे हो, जो पहला फिगर है, वो पहला फिगर क्या दिखा रहा है, एम्प्टी मास। एम्प्टी मास किसका, पिक्नोमीटर का। पिक्नोमीटर या फिर डेंसिटी बोतल जो भी कुछ है उसका, है ना। तो केवल जो एम्प्टी पिक्नोमीटर है मैंने उसका मास ले रखा है। दूसरा ये बीओटी लिखा हुआ है, बीओटी से हम बोतल को दिखा रहे हैं, यहाँ पिक्नोमीटर भी ले सकते हैं। जो दूसरा है वो क्या है, बोतल या पिक्नोमीटर या डेंसिटी फ्लास्क प्लस ड्राई सॉइल डाली हुई है हमने। जिस सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उस सॉइल को पहले हमने कहाँ डाला हुआ है, ओवन के अंदर, और ओवन में से निकालने के बाद हमने यहाँ पर इसको ड्राई सॉइल को यहाँ पे डाला है। ड्राई सॉइल को यहाँ पर डालने के बाद हमने फिर क्या किया, हमने फिर उसको टॉप तक वाटर से भर दिया, ऊपर तक हमने उसको पानी से भर दिया, और उसके बाद हमने इन दोनों चीजों को बाहर निकाला, इस सॉइल को और इस पानी को बाहर निकाला, पूरे पिक्नोमीटर को खाली किया और पूरे पिक्नोमीटर को वाटर के साथ भर दिया। तो टोटल 4 मेजरमेंट है, एक एम्प्टी पिक्नोमीटर एम्प्टी बोतल का, दूसरा एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल, तीसरा एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर अप टू द टॉप, और चौथा एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस वाटर। आपने वाटर कंटेंट में भी पिक्नोमीटर मेथड देखा था। जब आपने वाटर कंटेंट में पिग्नोमीटर देखा था तब आपने देखा था कि उसके अंदर भी सॉइल डालते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें यहाँ पर मॉइस्ट सेल हुआ करती है ना। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाली जाती है तो अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम लोग क्या रख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ड्राई सॉइल रख रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। जब हम वाटर कंटेंट निकालते हैं तब हम यहाँ पर मॉइस्ट सॉइल रखते हैं, और जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तब हम यहाँ पर ड्राई सॉइल रखते हैं, इतना सा अंतर है और कोई अंतर है नहीं। अभी जी का सीधा मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन है, कोई इंपेरिकल फॉर्मूला या कहीं से लाया गया फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए उस डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं उस डेरिवेशन को आपको परफॉर्म नहीं करवा रहा हूँ। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। अगेन मैं आपको एक बात और बोलूंगा, आप इसको M2 M1 M2 M1 M3 M4 करके याद ना रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप इसको ऐसे याद रखें कि M2 क्या है, M1 क्या है, क्योंकि कई बार वो इनको इंटरचेंज कर देता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, वो लिख के दे देगा कि M4 एम्प्टी पिकोमीटर है और M3 ड्राई सॉइल के साथ है, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो M2 माइनस M1 किया मतलब ड्राई सॉइल में से इसने M1 हटाया, ठीक है, मतलब इसने ऊपर केवल क्या बनाया, वेट ऑफ सॉलिड बना लिया, और उसके बाद उसने M2 माइनस M1 फिर से जो ऊपर लिखा है वेट ऑफ सॉलिड बनाया, और माइनस का M3 माइनस M4 किया, सॉइल प्लस वाटर में से वाटर हटाया। तो इस तरीके से इसको आप याद रखने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग के अंदर तो ठीक रहेगा। यहाँ पर उसने MD लिखा हुआ है, MD मतलब मास ऑफ ड्राई सॉइल या मास ऑफ सॉलिड्स, तो वो सेम बात है। उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि ड्राई सॉइल का जो मास होता है वो सॉलिड के मास के बराबर होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, इस फॉर्मूले को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, आपको इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एक दूसरी बात जो आपको और भी बहुत अच्छे से याद रखनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिटर्मिनेशन के रिलेटेड, ये जो मेथड होता है, ये जो पिक्नोमीटर मेथड होता है या फिर जो भी डेंसिटी बोतल या फिर फ्लास्क का मेथड होता है, पिक्नोमीटर मेथड के अंदर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर वाटर दिख रहा होगा, है ना, हर जगह हमने यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि वाटर की जगह पर केरोसिन का यूज किया जाए, वाटर की जगह पर केरोसिन का यूज किया जाए, वाटर का यूज ना किया जाए। असल में उसका रीजन क्या है, वाटर कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो वाटर कंटेंट निकालना है, याद रखना, वहां केरोसिन नहीं होती।
नहीं तो वहां भी आप लोगों को लगे कि वहां भी हम केरोसिन रखेंगे पिक्नोमीटर नाम से। केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमें केरोसिन यूज करना चाहिए, मिट्टी का तेल जो होता है वो यूज करना चाहिए, वाटर यूज नहीं करना चाहिए। अब इसका मेन रीजन क्या है, केरोसिन यूज क्यों करते हैं? केरोसिन हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। केरोसिन के अंदर क्या होता है कि अगर आप केरोसिन किसी मिट्टी के ऊपर डाल रहे हैं तो वो बड़ी जल्दी उस मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका जो छोटे से छोटा वॉइड होता है ना, वहां तक भी बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वाटर के संग ये दिक्कत होती है कि वाटर केरोसिन के बराबर तेज वेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रखता, उसको मिट्टी के अंदर उतरने में बहुत टाइम लगता है, और अगर बहुत फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, बहुत छोटे छोटे वॉइड्स हैं, तो उसको और भी बहुत टाइम लगता है। केरोसिन के अंदर ऐसा नहीं होता, वो तुरंत मिट्टी के अंदर हो जाती है, वेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। अब उसके साइंटिफिक रीजंस हैं, विस्कोसिटी का अंतर है दोनों में बहुत बड़ा, वो वाटर के अंदर उतना तेज मूवमेंट नहीं होता अगर केरोसिन से हम लोग कंपेयर करते हैं तो। खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होने की वजह से क्या होगा, जब आपने यहाँ पर वाटर डाला इस जगह पर, तो वाटर को एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, वाटर बड़ी बड़ी धीरे धीरे इस मिट्टी के अंदर जाएगा और इसके वॉइड्स को फिलअप करेगा, है ना। लेकिन अगर आपने केरोसिन डाला तो बहुत कम देर में वो इस पूरी पूरी सॉइल के वॉइड्स को फिलअप कर लेगा और पूरी सॉइल को सैचुरेट बना देगा। तो वाकई में वो सॉइल प्लस वाटर या फिर सॉइल प्लस केरोसिन हो जाएगा। कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, कैलकुलेशन एकदम सेम रहेंगी, क्योंकि हमें मास लेना है, हमें ना तो किसी चीज का यूनिट वेट लेना है, ना हमें किसी चीज की डेंसिटी लेनी है, ना स्पेसिफिक ग्रेविटी लेनी है, तो सॉइल की स्पेसिफिसिटी निकाल रहे हैं और हमें केवल मास से मतलब है। तो जैसे वाटर लिया हुआ है इसी तरह से क्या हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा। इसीलिए केरोसिन का हम यूज करते हैं। अब एक बार क्वेश्चन ये आया था एसएससी जेई के अंदर कि जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो वाटर की जगह केरोसिन का यूज क्यों करना चाहिए, तो द करेक्ट आंसर इज कि केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है वाटर से, और वो सॉइल के अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज को अपने दिमाग के अंदर आप लोग याद रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करते समय हमें केरोसिन, वाटर की जगह केरोसिन को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ सी, हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पार्टिकल साइज एनालिसिस। व्हाट इज पार्टिकल साइज एनालिसिस? पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर हम लोग करते क्या है, पहले इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पार्टिकल साइज एनालिसिस के अंदर सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, सॉइल के अंदर जो अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद हैं, हम पार्टिकल का परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, किस साइज के कितने पार्टिकल्स इस सॉइल मास के अंदर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल्स से इफेक्ट होती हैं। जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करते हैं कि वो किस साइज के पार्टिकल है, फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमारे दिमाग में उसके पार्टिकल्स का बहुत अच्छा एनालिसिस होना चाहिए, उसके पार्टिकल के साइज का बहुत अच्छा एनालिसिस होना चाहिए कि हमारी सॉइल के अंदर कौन सा साइज ऑफ पार्टिकल कितने परसेंटेज में है। नाउ सी, हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? पहले मैंने सॉइल को दो पार्ट में बांटा, फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ। एक साइज होता है जिस साइज का नाम होता है 0.075 mm। 0.075 mm के छोटी जो भी से ऊपर की जो भी सॉइल होती है वो कोर्स ग्रेन होती है, और उससे छोटी जो भी सॉइल होती है वो फाइन ग्रेन सॉइल होती है। कोर्स ग्रेन के अंदर क्या क्या हो जाता है, 0.075 से 4.75 तक। 0. कलर चेंज कर लेता हूँ। 0.075 से 4.75 mm तक क्या होती है फ्रेंड? 4.75 mm से 80 mm तक क्या होता है? ग्रेवल। 0.075 से 0.002 mm तक क्या होती है? सिल्ट। और लेस देन 0.002 mm इसको हम क्या बोलते हैं? क्ले। तो 0.075 इज द बेसिक फिल्टर जो इनको आपस में एक दूसरे से अलग करता है, एक सेपरेशन की तरह काम करता है। नाउ सी, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी सॉइल मास होता है उस सॉइल मास को हम लोग 0.075 mm की सीप पर रखकर सीविंग करते हैं, है ना। 0.075 mm की सीप पर रखकर सीविंग करते हैं। जितना भी पार्टिकल नीचे चला गया वो क्या हो जाता है? फाइन ग्रेन। और जितना भी पार्टिकल ऊपर रह गया वो क्या हो जाता है? कोर्स ग्रेन। तो हमको 0.075 mm की सीप से ये पता पड़ जाता है कि कितना हमारे पास फाइन ग्रेन पार्टिकल है, कितना हमारे पास कोर्स ग्रेन पार्टिकल है। अब जो 0.075 mm की सीप पर ऊपर रुक गया, जो उस पर रिटेन हुआ, उसका एनालिसिस ग्रेवल और सैंड के फॉर्म में किया जाएगा कि कितना ग्रेवल है, कितना सैंड है। और जो पार्टिकल 0.075 mm से नीचे चला गया उसका एनालिसिस सिल्ट और क्ले के फॉर्म में किया जाएगा। अब पार्टिकल साइज को एनालाइज करने के चार मेथड होते हैं। ग्रेवल के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसका नाम होता है ड्राई सीव एनालिसिस। सैंड के लिए हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसका नाम होता है वेट सीव एनालिसिस। सिल्ट के लिए पिपेट या हाइड्रोमीटर मेथड, और क्ले के लिए स्टोक्स लॉ। नाउ सी,
ये 2 चीजें हमें नहीं पढ़नी। ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, थोड़ा सा एडवांस स्टेज की स्टडी होती है। इसके क्वेश्चंस जनरली गेट में या ईएस के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम व्यापम के लेवल को देखेंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, क्योंकि व्यापम ने क्लियरली अपने सिलेबस के अंदर डिप्लोमा का सिलेबस बताया हुआ है। अगर आप उसका सिलेबस डाउनलोड करके देखेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से पिछले एडवर्टाइजमेंट का, तो डिप्लोमा का सिलेबस बोलता है। तो हमें इतना एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। हमें इन 2 चीजों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सीविंग को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा, ड्राई सीव एनालिसिस को अच्छे से समझना पड़ेगा, और वेट सीव एनालिसिस को अच्छे से समझना पड़ेगा। नाउ सी क्लियरली। तो पिक्चर मेरे ख्याल से आपके सामने एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सॉइल को सबसे पहले 0.075 mm की सीव से हम लोग सीव करेंगे। उसके बाद उसको कोर्स ग्रेन बना लेंगे, फाइन ग्रेन बना लेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल को फर्दर ग्रेवल और सैंड में डिवाइड कर लेंगे। ग्रेवल और सैंड में डिवाइड कैसे कर लेंगे? ग्रेवल और सैंड के बीच में कौन बाउंड्री लाइन है? 4.75। तो इसको फर्दर सीव कर लेंगे किससे? 4.75 mm से। 4.75 mm के ऊपर जो रुका वो ग्रेवल, 4.75 mm के नीचे जो आया वो सैंड। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड लाइन क्या है? 0.02। तो इसको किससे स्वीप कर लेंगे? 0.02 से। 0.02 mm के ऊपर जो रुका वो सिल्ट, 0.02 mm के नीचे जो आ गया वो क्ले। तो हमने इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया, और अब हम एनालाइज करेंगे कि कितने साइज के कितने परसेंटेज पार्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राई कोर्स, ड्राई या फिर कोर्स सीव एनालिसिस। ड्राई सीव एनालिसिस को कोर्स सीव एनालिसिस बोलते हैं। इसको ड्राई सीव एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं मैं थोड़ी देर बाद अभी समझाऊंगा आपको। नो सी, पहली बात तो ये कि इस मेथड में हम जिन पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं वो पार्टिकल्स हमें कहाँ से मिले हैं। मैं एक बार फिर से आपको उसका ऑर्डर बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास सॉइल थी, उस सॉइल को हमने किस पर रखा? 4.75 mm की सीव के ऊपर। उसको हमने फर्दर किसके ऊपर रखा? हमें क्या मिल गया यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिल गई कोर्स ग्रेन सॉइल, है ना, जो इसके ऊपर रुकी। उस कोर्स ग्रेन सॉइल को हमने फिर से कहाँ पर रखा? सॉरी, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने इसको रखा 0.075 mm की सीप के ऊपर जो हमें सॉइल मिली थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको रखा 0.075 mm की सीप के ऊपर, और वहां से हमको जो रिटेन कर गया पार्टिकल उसको हमने क्या बोला? कोर्स ग्रेन। और इस कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन को हमने फिर से किसके ऊपर रखा? 4.75 mm की सीप के ऊपर। और यहाँ से जो पार्टिकल्स रिटेन कर गए 4.75 सीप के ऊपर, उनको हमने बोला ग्रेवल। और फाइनली उन पार्टिकल्स को हम लोग किसके लिए लेके आए? ड्राई सीव एनालिसिस या फिर कोर्स सीव एनालिसिस के अंदर लेके आए। तो कौन सा पार्टिकल ड्राई सीव एनालिसिस में यूज करना है हमें ये समझ में आता है ना। ये सॉइल ओवन ड्राई होनी चाहिए। ओवन ड्राई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम ड्राई सीव एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमें सेंट का पार्टिकल मिला था हमने उसको ओवन में रख दिया, और ओवन में रख के हमने पूरे वाटर को इवापोरेट कर लिया, और हमने उसको ड्राई सॉइल में कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि हमने उसको 4.75 mm की सीप से सीप किया कोर्स ग्रेन फ्रैक्शन को, और जो पोर्शन उसके ऊपर रिटेन किया उसे हम ग्रेवल बोलते हैं, और उस ग्रेवल को हम यूज करेंगे कोर्स एनालिसिस या फिर ड्राई एनालिसिस के अंदर। अब ड्राई एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग? आप लोग नीचे देख पा रहे हैं सीव का ऑर्डर लगा हुआ है। हम इन सीव्स का यूज करते हैं, है ना। एक 100 mm की सीव, एक 53 mm की सीव, एक 20 mm, 10 mm, 4.75। ये स्टैंडर्ड सीव के साइज है। आपको कोई इंटरमीडिएट पार्टिकल चाहिए तो आप और भी कोई सीव भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। अब आप सीव कैसे लगाएंगे? आपको यहाँ पर एक फिगर में सीव का ऑर्डर दिख रहा होगा। जैसे सबसे ऊपर आपने क्या लगा दी? 100 लगा दी, उसके बाद आपने 63 लगा दी, फिर 20 लगा दी, 10 लगा दी, और लास्ट में आपने यहाँ पर क्या लगाया? ये लास्ट में आपका पेन लग गया, और पेन के जस्ट ऊपर आपने 4.75 mm की सीव लगा दी, और इसके बीच में आपने 63, 20 और 10 की सीव लगा दी। फिर आपको नीचे एक एपरेटिव दिख रहा होगा यहाँ पर। ये बेसिकली एक वाइब्रेटर है ना। आपने इस वाइब्रेटर का बटन चालू कर दिया तो ये जो पूरी की पूरी सीव है ये वाइब्रेट होने लगती है, और इनकी मैकेनिकल शेकिंग हो जाती है। मैकेनिकल मैनुअल शेकर भी आते हैं, उसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। अगर आप उस हैंडल को घुमाते हैं तो वो सीव का पूरा जो सेट होता है वो इस तरीके से घूमता है। मैनुअली आप उसको शेक कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शेप कर लें, या फिर आप उसको मैनुअल तरीके से सीव कर लें। आपको जिस तरह से सीव करना है उस तरह से सीव कर लें, और उसके बाद आप क्या करें? हर एक पर्टिकुलर जो आपका सीव था उस सीव को उठा उठाकर देख लें कि उस सीव के ऊपर आपका कितना पर्टिकुलर फ्रैक्शन रुका। तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ कि परसेंटेज फाइनल बेसिकली निकाला कैसे जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इस दौरान मुझसे पूछ पाएंगे। सी, सपोज दैट कि मैंने अपनी कुछ सीव ली, और मैंने अपनी उन सीव्स को इस तरीके से एक के ऊपर एक जमा लिया। सपोज दैट मैंने सबसे पहले जो सीव ली वो सीव ली मैंने 100 mm की। तो अगर मेरा फ्रैक्शन पूरा 80 mm के नीचे है तो पूरा ऐसे क्रॉस हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ग्रेवल से बड़ा है तो उसके ऊपर रुक भी सकता है।
और उसके नीचे मैंने जो सीव लगाई वो सीव मैंने लगाई लेट अस सपोज दैट 63 mm की, और मैं थोड़ी सी सीव यहाँ पर बढ़ा के ले लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट मुझे थोड़ा सा और अच्छा रिजल्ट चाहिए और प्रीसियस रिजल्ट चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा के ले लेता हूँ। तो मैंने एक सीव रखी 40 mm की, उसके बाद एक सीव मैंने रखी 20 mm की, और एक सीव मैंने रखी 10 mm की, और उसके बाद मैंने एक और सीव लास्ट में रखी 4.15 mm की। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसमें सीविंग कीजिए, और सीविंग के लिए लेट अस सपोज दैट कि आपने इसके ऊपर टोटल 10 kg मास रखा है ना। लेट अस सपोज दैट आपने इसके ऊपर टोटल 10 kg मास डाला, 10 kg मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, और उस 10 kg का 1 kg यहाँ पर रुक गया। 1 kg ऐसा था जो ग्रेवल से ही पड़ा था, तो 1 kg यहाँ रुक गया। मान के चलिए 2 kg यहाँ पर रुक गया, और 1 kg यहाँ पर रुक गया, है ना। 3 kg यहाँ पर रुक गया, तो कितना हो गया, 2 1 4 और 3 7, 2 kg यहाँ पर रुक गया, और 1 kg यहाँ पर रुक गया। लेट अस सपोज दैट मैंने एक ऐसा कंसिडरेशन लेके मैं चला हूं। अब क्या होगा, बेसिकली मुझे यहाँ पर परसेंटेज फाइनल फाइंड आउट करने हैं। तो मैं परसेंटेज फाइनल कैसे फाइंड आउट करूंगा उसे देखिएगा थोड़ा सा। मैं परसेंटेज फाइनल कैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं एक टेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, सो दैट ये ऊपर नीचे आपको वैल्यूज ना लगे। नो सी, सबसे पहले मुझे यहाँ पर परसेंटेज फाइंडर की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं परसेंटेज फाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, रिटेन्ड वेट तो आप सबके सामने यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रिटेन्ड वेट कितना है। ठीक है, अब आप केवल ये निकालिए कि इस पर्टिकुलर साइज से फाइन कितना पार्टिकल है। मतलब मैं केवल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इससे पास कितना हो गया। आप केवल इतनी बात निकालने की कोशिश कीजिए, नथिंग एल्स, है ना, कि इससे कितना पास हो रहा है। तो मैं यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, परसेंटेज फाइनल। परसेंटेज फाइनल को मैं फिर से समझा रहा हूँ, इससे पास कितना हो गया। किसी भी सीट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो सीट से पास कितना हो गया। या फिर मैं थोड़ा सा और इसको गेम को आसान बनाता हूँ, मैं पहले एक और चीज निकाल लेता हूँ। हालांकि इंजीनियरिंग में जो बच्चे बी कर चुके हैं उनके लिए तो इस काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव रिटेन तो वो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं लैब के अंदर। लेकिन फिर भी हम उस काम को एक बार फिर से परफॉर्म कर लेते हैं, सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो मैं पहले रिटेन का क्यूमुलेटिव पार्ट निकाल लेता हूँ, है ना। रिटेन्ड, मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, रिटेन्ड भी, क्यूमुलेटेड रिटेन्ड निकाल रहा हूँ, है ना। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव रिटेन्ड का मतलब मेरे ख्याल से सब बच्चे समझते होंगे। जब फेंड का आप फाइनेंस मॉडल्स निकालते हैं तब ये काम करते हैं। तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर टोटल कितना रुका, है ना, उसके ऊपर इंडिविजुअली नहीं, टोटल कितना रुका। तो ये 1 kg, 10 kg का 1 kg यहाँ पर रुका, इसके ऊपर कितना रुका है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कितना रुक गया, यहाँ पर 1 kg रुक गया है। ठीक है, 63 mm के ऊपर कितना रुका, ये 2 kg तो रुका ही रुका है, लेकिन ये 1 kg भी तो इससे बड़ा है 63 से। अगर वो 100 पर रुका है तो वो इसके ऊपर भी रुक जाता ना। अगर यहाँ पर 100 mm की सीव नहीं होती और इस 1 kg को अगर हम नीचे ड्रॉप कर देते तो वो यहाँ पर भी रुक जाता। तो इसके ऊपर टोटल कितना रुका है, इसके ऊपर टोटल 63 के ऊपर 2 रुका है, और इसके ऊपर 100 के ऊपर 1 रुका है। तो टोटल कितना रुका है, टोटल यहाँ पर रुका है 3 kg। ठीक है, 40 mm के ऊपर टोटल कितना रुका, 1 kg यहाँ रुक गया, 63 पर 2 रुक गया और यहाँ रुक गया, तो टोटल यहाँ पे कितना रुक गया, 4 kg। सिमिलरली यहाँ पर टोटल कितना रुक गया, 7 kg। यहाँ पर टोटल कितना रुक गया, 9 kg। यहाँ पर टोटल कितना रुक गया, 10 kg। क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाल रहा हूँ, है ना, क्यूमुलेटिव वैल्यू। क्यूमुलेटिव वैल्यू का मतलब मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे समझते होंगे। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इसके ऊपर टोटल कितना है ना, टोटल इसके ऊपर कितना है, एक के ऊपर। अब क्यूमुलेटिव रिटेंट निकालने के बाद आप निकालिए कि फाइन कितना मटेरियल था, है ना। अब हमें निकालना है कि कितना मटेरियल पास हो गया। तो मैं यहां से निकाल रहा हूं अब पास मटेरियल, है ना, मतलब यहां से पास कितना हो गया, निकल कितना गया। तो पास मटेरियल देखो, अब 1 kg क्यूमुलेटिव रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 9 kg। 3 kg रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 7 kg। 4 kg रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 6 kg। 7 kg रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 3 kg। 9 kg रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 1 kg। 10 kg रुका था तो कितना केजी पास हुआ होगा, 0 kg। अब निकालिए परसेंटेज फाइनल। अब आप बड़े आराम से मेरे ख्याल से परसेंटेज फाइनल को फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। अब आप लोगों को परसेंटेज फाइनल को निकालने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे उस चीज को बता सकते हैं।
अब हम लोग निकालने जा रहे हैं परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए ये मेरा परसेंटेज फाइनर निकल रहा है। आपका जो फाइन पार्टिकल्स का वेट आया है बस उसी को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए? परसेंटेज में, नथिंग एल्स। जैसे यहाँ पर 9 kg पास हुआ है 10 kg में से, तो 10 kg में से 9 kg, ये कितना परसेंटेज है? 90% पास हो गया। यहाँ 7 kg पास हुआ है, 10 में से 7 पास हुआ मतलब 70% पास हो गया। यहाँ पर कितना पास हो गया? 60% पास हो गया। यहाँ पर कितना पास हो गया? 30% पास हो गया। यहाँ पे कितना पास हो गया? 10% पास हुआ। और इस साइड से कितना पास हुआ? 0%। बस ये परसेंटेज फाइनर मेरे काम का है जो आगे मेरे उपयोग में आने वाला है। तो इस परसेंटेज फाइन को बड़े अच्छे से आपको समझना है कि परसेंटेज फाइनर कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज फाइनर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब एग्जाम के अंदर आपको क्या करना होगा? एग्जाम के अंदर बेसिकली आपको 2 स्टेप नहीं दी हुई होंगी। कौन कौन सी? ये जो क्यूमुलेटिव रिटेंड मैंने निकाला और पास्ड मटेरियल मैंने निकाला, ये जो 90%, 70%, 60% पार्टिकल्स हैं, ये आपको सीधे कहां से पता करने पड़ेंगे? सीव को देखकर। आपको सीव से समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज फाइनर कहां से निकलता है। अभी तो मैंने आपको क्यूमुलेटिव रिटेंड से और पास मटेरियल से मैंने आप लोगों को ये वाली बात क्लियर करी, परसेंटेज फाइनर निकालना। परसेंटेज फाइनर का मतलब क्या है? कि इस पर्टिकुलर साइज से इतना परसेंट पार्टिकल फाइन है। जैसे कि 63 mm के सामने लिखा हुआ है 70%, इसका मतलब 63 mm से 70% पार्टिकल फाइन है। 40 से सामने लिखा हुआ है 60%, मतलब 40 mm से 60% पार्टिकल छोटा है। 60% पार्टिकल ऐसा है जो 40 mm से छोटा साइज रखता है। ठीक है, तो परसेंटेज फाइनर को निकालने में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा। अगर किसी को कोई भी समस्या है तो वो हाथ उठाकर मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि फिर आगे की चीजें आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज फाइनर? यू मे प्लीज आस्क। चैट मैं भेज के आप ना बताएं, क्योंकि उतना मैं अभी पढ़ाते समय आपको देख नहीं सकता, है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो केवल मुझे हाथ उठा के बताएगा। तो मैं मान के चलता हूँ परसेंटेज फाइनर सभी लोगों को एकदम क्लियर है, परसेंटेज फाइनर से किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। जो परसेंटेज फाइनर होता है उसको दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है ना। आप लोग चाहें तो इस स्लाइड का अभी जो आपके सामने स्क्रीन है इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अगर मुझे इसकी बाद में फिर जरूरत पड़ती है तो आपके मोबाइल में ये चीज हो, व्हाइट बोर्ड पर एक बार अगर मैंने मिटा दिया तो व्हाइट बोर्ड पर मैं उसको फिर से बना नहीं सकता, वापस नहीं ला सकता। तो आप सब उसका एक स्क्रीनशॉट अपने अपने मोबाइल में लेकर के रख लेंगे अभी, है ना, जल्दी से। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। ये जो परसेंटेज फाइनर होगा, इस परसेंटेज फाइनर को थोड़ा सा हम एग्जाम के अंदर कैसे रिलेट करें, एग्जाम के अंदर हमें किस फॉर्म में आएगा। हमसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एक ग्रेवल है ना। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि एक ग्रेवल है और उस ग्रेवल का टोटल वेट 30 kg है। ठीक है, और जब उस ग्रेवल को 10 mm की सीव से सीव किया जाता है तो इस 30 kg में से 2 kg रिटेन होता है। जब उसको 10 mm की सीव से सीव किया जाता है तो 2 kg रिटेन होता है। 10 mm का परसेंटेज फाइनल निकाल के बताइए। सच अ सिंपल क्वेश्चन, सच अ सिंपल क्वेश्चन। 2 kg अगर रुक गया तो पास कितना हो गया? 2 kg अगर रुक गया तो पास कितना हो गया? 28। टोटल कितना था? 30 इंटू क्या कर दीजिए? 100। ये आपका परसेंटेज फाइनल निकल के आ गया। मेरी बात समझ में आती है? एक और क्वेश्चन बताता हूं छोटा सा, एक और क्वेश्चन बताता हूं छोटा सा। आपको बोलता है कि एक ग्रेवल है और उसका 20 kg मास है। ये पूरे क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ही ले रहा हूं। 20 kg मास है और जब उसका सीव एनालिसिस परफॉर्म किया गया तो उस सीव एनालिसिस के दौरान हमें रिजल्ट ये मिला कि 20 mm पर सीव पर 5 kg रिटेन कर गया, 10 mm के सीव पर 8 kg रिटेन कर गया। तो बोलता है कि 10 mm के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फाइनल निकाल के बताइए। सच अ सिंपल क्वेश्चन। अब पहले तो ये देख लीजिए कि 10 mm के ऊपर क्यूमुलेटिव रिटेंट कितना है। क्यूमुलेटिव रिटेंट
10 mm के ऊपर 20 mm का भी साइज है। आपको 10 mm से छोटे साइज भी दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन 10 mm का परसेंटेज फाइनल देखना है तो आपको केवल क्या करना होगा, उसके ऊपर के साइज देखने पड़ेंगे, उसके ऊपर कितना रिटेन कर रहा है। तो 10 mm पे 35% सर। हाँ बिल्कुल, 10 mm पे कितना रिटेन कर गया, 8 kg। 20 पे कितना कर गया, 5 kg। तो टोटल कितना कर गया, 13 kg, है ना। और 13 kg का रिटेन कर गया तो पास कितना हो गया 10 mm से, 10 mm से जो पास हुआ वो हुआ 7 kg, ठीक है। और 7 kg पास हुआ तो इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर लीजिए, 7/20 into 100 वॉट एवर इज द परसेंटेज इज योर आंसर। आपका परसेंटेज फाइनल निकल के आ जाएगा। तो सच है सिंपल क्वेश्चन, है ना। आपको केवल परसेंटेज फाइनल निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए, आपको क्यूमुलेटिव रिटेन कैलकुलेट करके और उससे कितना पास हुआ इतना निकाल लेना है, दैट्स इट। और आपका जो भी आपका आंसर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको आपका आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं वापस अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आता हूँ। परसेंटेज फाइनल को मैं अभी एक बार फिर से लूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा फिर से इन चीजों को रिकॉल करना होगा। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। नाउ सी क्लियरली, थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब वेट सी एनालिसिस तो थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा। वेट सी एनालिसिस क्या होता है, वेट सी एनालिसिस के अंदर हम लोग सेम सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। सीव एनालिसिस का जब हम सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो सीव का साइज चेंज हो जाता है, इज क्लियर और नॉट। सीव का साइज हम लोग कहां से रखते हैं, सीव का साइज हम लोग 2 mm से रखते हैं, है ना। 2 mm, 1 mm, 600, 425, 300, 212, 150, 70, ये माइक्रोन में है, माइक्रोन, इज क्लियर और नॉट। ये माइक्रो, अच्छा माइक्रोन का मतलब आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये बताइए पहले तो। माइक्रोन का मतलब क्या होता है ये पता है कि नहीं पता है। 1 mm इक्वल्स टू कितने माइक्रोन होते हैं, एनीवन। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 75 माइक्रोन, तो 75 माइक्रोन को एमएम में 1000 से डिवाइड कर देंगे सर, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब। बिल्कुल, वेरी गुड। माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस का 6, ये माइक्रोन का साइन होता है म्यू। माइक्रोन का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। और कोई चीज अगर माइक्रोन में लिखी हुई है और आपको उसको एमएम में कन्वर्ट करना है, तो जो भी माइक्रोन में लिखा हुआ है उसमें आप 10 टू द पावर माइनस 3 का इंटू कर दीजिए। और एमएम से माइक्रोन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसमें आप इंटू 10 टू द पावर 3 कर दीजिए। ऐसा क्लियर और नॉट। तो यहाँ से आप लोगों को पता पड़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीजों को याद रखिएगा, बहुत छोटा बड़ा डिस्कशन है। मेरे ख्याल से स्कूल में आप लोगों ने इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी यहाँ पर आप इन चीजों को क्लियर कर लें, छोटी छोटी बातें। नाउ सी, सीव का साइज एक चेंज हो गया, 2 mm, 1 mm, 600, 425, 300, 212, 150, 75 माइक्रोन। लेकिन वेट सीव एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं इसको, इसका नाम वेट सीव एनालिसिस क्या है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो हम सीव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं वो हम करते हैं सैंड पर। हमने पूरी सॉइल को 0.075 mm के ऊपर रखा था, वहां से जो रिटेन कर गया वो कोर्स ग्रेन था, कोर्स ग्रेन को 4.75 mm से सीव किया, उस पर जो रिटेन किया उसका ड्राई सीव एनालिसिस कर लिया। अब जो उससे पास हुआ है उसका फाइन सीव एनालिसिस या फिर हम लोग वेट सीव एनालिसिस करने वाले। नाउ सी व्हाट इज वेट सीव एनालिसिस, थोड़ा ढंग से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वेट सीव एनालिसिस क्या होता है, असल में जो सैंड का पार्टिकल होता है, तो सैंड के पार्टिकल के अंदर एक टेंडेंसी होती है क्ले को अपने ऊपर चिपकाने की। वो क्या करता है, क्ले को अपने ऊपर चिपका के रखता है। ग्रेवल के अंदर ये दिक्कत नहीं होती, होती है लेकिन ग्रेवल के अंदर वो दिक्कत उतना परेशान नहीं करती, है ना, उतना ज्यादा हम लोगों से हम लोगों को परेशान नहीं करती। रीजन समझाने की कोशिश करता हूँ। ग्रेवल के अंदर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कम होता है। जैसे कि ये ग्रेवल का एक पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ग्रेवल के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रेवल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से उसकी सरफेस उतनी ज्यादा नहीं होती, और सरफेस उतनी ज्यादा ना होने की वजह से उसको उतनी ज्यादा क्ले चिपक नहीं पाती। लेकिन अगर हम सैंड को देखें तो सैंड के उतने ही वॉल्यूम में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, क्योंकि सैंड के पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे 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 होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब सैंड के अंदर अगर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो उसके अंदर अवेलेबल सरफेस एरिया भी, पार्टिकल्स के सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होंगे। अब अगर अवेलेबल सरफेस एरिया पार्टिकल्स के बहुत ज्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, सैंड अपने पार्टिकल्स के ऊपर जगह 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 क्ले को चिपका के रखेगा, है ना, जगह जगह क्ले को चिपका के रखेगा, और क्ले का बहुत बड़ा मास इसके अंदर फंस जाएगा, पार्टिकल के ऊपर, सैंड के पार्टिकल के ऊपर चिपक जाएगा। और क्ले का मास अगर उसके अंदर आ गया तो आपको बहुत अच्छा एनालिसिस तो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो क्ले का मास है उसका जो साइज है वो तो 0.002 mm से छोटा है, वो तो बड़ा है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सर रिवाइज कर दीजिए फिर से, आपका हैंग हो गया था ये। अभी आ रही है मेरी आवाज प्रकाश जी?
हाँ आ रही है। तो बेसिकली जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर क्ले के पार्टिकल्स को चिपका के रखते हैं, है ना। अब क्ले के पार्टिकल्स को चिपकाने की जैसे क्या होता है कि उनके अंदर 0.002 mm से छोटे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर एनालिसिस उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि अब वो परफेक्टली सैंड नहीं है। वो सैंड के पार्टिकल ने अपनी सरफेस के ऊपर क्ले के पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, चिपका के रखा हुआ है। और वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। जब हम सैंड को देखते हैं तो हमें उसके अंदर मिट्टी दिखती नहीं है। आपने देखा होगा जब भी कभी आपका घर बन रहा हो या आसपास कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी चल रही हो, तो जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अगर लोकल सैंड कहीं से लेकर के आए, अगर अच्छी रिवर की सैंड नहीं है, तो पहले उसको धोते हैं, पहले उसको साफ करते हैं, उसको वॉश आउट करते हैं, और उसको साफ करने के बाद ही, पानी से धोने के बाद ही उसको मोटार में यूज करते हैं, कंक्रीट में यूज करते हैं। उसका फर्स्ट रीजन यही होता है, सैंड के पार्टिकल अपनी सरफेस के ऊपर बहुत सारे क्ले पार्टिकल्स को रखते हैं। अब हमें यहाँ पर सीव एनालिसिस करना था। अब सीव एनालिसिस करने के लिए हम जो सैंड लेकर आए, हो सकता है वो सैंड के पार्टिकल्स के ऊपर क्ले चिपकी हुई हो और वो क्ले हमें दिखेगी भी नहीं, उस क्ले के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले वॉश आउट करते हैं, उस क्ले को धोते हैं, साफ करते हैं। उस क्ले को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी उबालते हैं, गर्म पानी लेते हैं, उस पानी को बॉईल करते हैं, और उस पानी को बॉईल करने के बाद उसमें 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से, मतलब कितना लीटर पानी आपने लिया है, 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाते हैं। एक केमिकल है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका एक नाम और होता है। सर क्लास रुक रही है। जी, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हैंग कर रहे थोड़ा सा, एक बार बहुत 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 ज्यादा हैंग कर रहा है, आप एक बार थोड़ा सा देखिए। मैं एक बार, तो बस मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी ठीक है, अब हैंग नहीं होगा, मैंने ठीक कर दिया उसको। तो मैं क्या बोल रहा था कि क्योंकि वो सैंड के पार्टिकल के ऊपर क्ले चिपकी हुई है और उस क्ले को वॉश आउट करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। उस क्ले को जब तक हम नहीं साफ करेंगे तब तक हम अच्छे से कोई भी एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उन क्ले के पार्टिकल्स को साफ करने के लिए हम सैंड को धोते हैं। धोते कैसे? एक बड़े से कंटेनर में पानी गर्म करते हैं और उस बॉइल्ड वाटर में, उस गर्म पानी में 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, है ना, 2 ग्राम, जितना लीटर पानी होगा उसके अकॉर्डिंग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से केमिकल मिलाते हैं। केमिकल का नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका जो प्रचलित नाम है मार्केट के अंदर, उसका नाम है एल्गोन। ये मैंने लिखा हुआ है ALGON, और आपके पेपर में भी ये एल्गोन नाम से ही आएगा, क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। प्रचलित नाम है वो एल्गोन है। जैसे एलम होता है ना, हम एलम एक प्रचलित नाम है, इसी तरह से ये एल्गोन एक प्रचलित नाम है केमिकल का, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। दूसरी बात, ये जो एल्गोन है, अब ये होता क्या है? आपने 2 तरह के एजेंट सुने होंगे। एक एजेंट आपने एनवायरमेंट के अंदर सुना होगा और उसका नाम होता है जो चीज कुछ फ्लॉक्स बनाती है ना, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। सबसे फेमस फ्लॉकुलेटिंग एजेंट क्या है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, एलम। एलम क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के गुच्छे बना देता है, उनके फ्लॉक्स बना देता है। फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा, फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा। हम एल्गोन को बोलते हैं डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट। उल्टा, फ्लॉकुलेटिंग एजेंट का उल्टा, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट मतलब गुच्छों को तोड़ने वाला। ये फिटकरी का, ये जो एलम होता है, फिटकरी होती है, उससे जस्ट अपोजिट काम करता है। सैंड के पार्टिकल के ऊपर जो क्ले चिपकी हुई होती है उसको सैंड के पार्टिकल से अलग कर देता है, और एल्गोन मिलाने पर वो पूरे के पूरे पार्टिकल अलग हो जाते हैं क्ले के, और क्ले के वो पूरे के पूरे पार्टिकल अलग होकर पानी के साथ फिर नीचे बह जाते हैं। तो आप लोगों को 2-3 बातें याद रखनी है। क्या है बातें याद रखनी है? वेट सीव एनालिसिस का मतलब होता है कि सैंड के अंदर से क्ले को धोकर निकालना। और क्ले को धोकर कैसे निकालेंगे? एक कंटेनर में पानी बॉईल करेंगे, पानी बॉईल करने के बाद 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से एल्गोन मिलाएंगे या सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलाएंगे, और उसको मिलाने के बाद उस पूरी की पूरी सैंड को उस पानी से धो लेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी, अब जो आपको यहाँ के बाद वॉश आउट, आपको यहाँ पर जो वॉश्ड सैंड मिला, जो धुला हुआ सैंड मिला, उस धुले हुए सैंड को आप फिर से क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। और उसको ड्राई करने के लिए आप दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको सरफेस ड्राई कर लें। सरफेस ड्राई का मतलब आपने उसको धूप में रख दिया, या फिर आप उसको कौन सा ड्राई कर लें? आप उसको ओवन ड्राई कर लें। ओवन ड्राई का मतलब आपने उसको ओवन के अंदर रख दिया और आपने ओवन में उसको गर्म कर लिया। अब यहाँ पर जो आपने सैंड का पर्टिकुलर फ्रैक्शन आपने धोया और आपने गर्म किया, इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप कहाँ रखते हैं? 75 माइक्रोन की सीप के ऊपर,
और 75 माइक्रोन की सीप से लेकर के 2 mm तक की सीप के बीच में, 2 mm की सीप पे रखते हैं, 2 mm की सीप के बीच में जितने भी उसके वेट्स आते हैं, जितने भी उसके रिटेन परसेंटेज आते हैं, जितने भी उसके परसेंटेज फाइनर आते हैं, उन सबको आप फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज फाइनर निकालने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, तरीका बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पर भी सीप लगी हुई होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अंतर केवल कितना होगा कि यहाँ पर 75 माइक्रोन से सीप स्टार्ट होगी, 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन के बाद सॉरी मैं थोड़ा सा उसको उल्टा लिख गया। 75 माइक हम स्टार्टिंग में 2 mm, फिर 1 mm, फिर 600, 425, 300, 212, 150, 75 माइक्रोन। इस तरीके से हम इन सीप्स को जमा के, मैं 2 मिनट इसको ठीक कर देता हूँ। ऊपर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 mm के साथ। तो ऊपर हमने 2 mm की सीप जमा दी, 2 mm की सीप के बाद हमने 1 mm की सीप जमा दी, 1 mm की सीप के बाद हमने 600 माइक्रोन जमाया, 600 माइक्रोन के बाद हमने नीचे तक कौन सा जमा दिया? 75 माइक्रोन जमा दिया। और उसके बाद हम सबके ऊपर कितना रिटेन हो गया इस चीज को देख लेंगे, और कितना रिटेन हो गया इस चीज को देखने के बाद हम फिर से क्या निकाल लेंगे? क्यूमुलेटिव रिटेन। क्यूमुलेटिव रिटेन निकालने के बाद हम लोग परसेंटेज फाइनल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका तरीका बिल्कुल सेम रहेगा मेरे ख्याल से, कोई अंतर नहीं है। सीव एनालिसिस एकदम सेम है, सीव एनालिसिस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर जो अंतर है वो वेट सीव एनालिसिस में और ड्राई सीव एनालिसिस में केवल इतना सा अंतर होता है कि ड्राई सीव एनालिसिस के अंदर तो सीधे सीविंग कर दी जाती है, लेकिन वेट सीव एनालिसिस है तो आपको पहले एक प्रोसेस करनी पड़ती है, उस प्रोसेस के अंदर आपको सैंड में से पूरे के पूरे क्ले कंटेंट को बाहर निकालना पड़ता है। अब एक और चीज लास्ट इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, जो वेट सीव एनालिसिस में क्ले को धोने की पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? किसी को पता है इसका क्या नाम होता है? सिल्ट कंटेंट। नहीं, सिल्ट कंटेंट नहीं होता है बेटा। इस पूरी प्रोसेस सिल्ट कंटेंट या क्ले कंटेंट तो वो पर्टिकुलर पार्ट है जो यहाँ से बाहर निकला है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट ऑफ सेंट, है ना? तो क्ले को बाहर निकालना, जो वेट सीव एनालिसिस के अंदर क्ले को बाहर निकालने का पूरा पूरा प्रोसेस होता है, इट इज नोन एज प्री ट्रीटमेंट ऑफ सेंट। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है टोटल। सीप के नंबर का ऑर्डर अगर आप याद रखते हैं, हालांकि चांसेस बहुत कम है इसके आने के, लेकिन अगर आप इसका ऑर्डर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं याद रखते हैं तो भी ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चांसेस थोड़े से कम है। मैं एडवाइस करूंगा कि याद रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। नौ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सी, अभी जो नेक्स्ट चीज हम लोग को पढ़नी है, अगेन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेड्स ऑफ सॉइल। सॉइल के टोटल 4 ग्रेड होते हैं, है ना? वो 4 ग्रेड मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। सॉइल के टोटल 4 ग्रेड होते हैं। पहला ग्रेड होता है सॉइल का वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी सॉइल होती है? वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है कि एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर तकरीबन हर साइज का पार्टिकल हो, हर एक साइज की रेंज उसके अंदर कवर हो जाए। जैसे कि नीचे आप लोग एक फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे, एक फिगर बना हुआ है, और उस फिगर के अंदर क्या है, एक सॉइल यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है। उस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये सॉइल आपको दिख रही होगी। इस सॉइल के अंदर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल भी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, लगभग हर साइज के पार्टिकल यहाँ पर मौजूद हैं, और वॉइड्स के अंदर जा जाके भी पार्टिकल भरे हुए हैं। इस तरह की सॉइल को बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, बहुत अच्छी ग्रेडेड सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर लगभग हर साइज के पार्टिकल मौजूद हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं, बड़े पार्टिकल भी हैं। तो सॉइल के अंदर अगर पूरी पार्टिकल रेंज आ रही है, एक बड़ी पार्टिकल रेंज आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है ना? याद रखेंगे। पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल का मतलब होता है कि एक ऐसी सॉइल जिसके अंदर बहुत सा मतलब लगभग एक ही जैसा साइज आ रहा है ना? जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि लेट अस सपोज दैट एक कोर्स सैंड है, लेट अस सपोज दैट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, और मैं एग्जांपल के अंदर क्या बोल रहा हूं, लेट अस सपोज दैट मेरे पास कोर्स सैंड है, इज दैट क्लियर और नॉट? अब कोसेंट का मतलब क्या हुआ? कोसेंट का मतलब क्या हुआ? कोसेंट का मतलब हुआ कि एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज रेंज हो गई, है ना? आपके पास एक स्पेसिफिक पार्टिकल साइज रेंज हो गई। आपके पास कोसेंट का मतलब क्या होता है? 4.75 mm से लेकर के और 2 mm तक के पार्टिकल आपके पास मौजूद है, 2 mm तक के पार्टिकल आपके पास मौजूद है। अब स्पेसिफिक साइज हो गया, केवल यही पार्टिकल है, इसके अलावा और कोई पार्टिकल नहीं है, ना तो आपके पास ग्रेवल है, ना आपके पास फाइन सैंड है, ना आपके पास सिल्ट है, ना आपके पास क्ले है, एक ही जैसे पार्टिकल है। एक ही जैसे पार्टिकल है तो सॉइल को हम क्या बोलेंगे? पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेड, ये सॉइल आप देख पा रहे होंगे, लगभग सभी पार्टिकल का साइज क्या है? सेम है।
तो इसको हम लोग बोल रहे हैं पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। उसके बाद होती है गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड क्या होती है? जिसके अंदर एक स्पेसिफिक साइज नहीं होता, एक पर्टिकुलर साइज रेंज मिस होती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक फिगर और देख पा रहे होंगे, तीसरा, इस फिगर के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल भी हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भी हैं, लेकिन मीडियम साइज के पार्टिकल नहीं है। जैसे आपको इसके अंदर दिख रहा है, इस वाले फिगर के अंदर बड़े पार्टिकल भी हैं, छोटे पार्टिकल भी हैं और मीडियम साइज के पार्टिकल भी हैं और उनके पीछे के पार्टिकल भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो बहुत बड़े पार्टिकल हैं या फिर बहुत छोटे पार्टिकल हैं, मीडियम साइज के पार्टिकल नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं फिर से। सपोज आपके पास ग्रेवल और क्ले का मिक्सचर है, ग्रेवल और क्ले का मिक्सचर है, लेकिन आपके पास सैंड है ही नहीं बिल्कुल भी, और आपके पास सिल्ट है ही नहीं बिल्कुल भी। इसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का एक नाम और होता है स्किप ग्रेडेड। एक नाम और होता है स्किप ग्रेडेड। स्किप ग्रेडेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर साइज आपने क्या कर दिया, यहां से स्किप कर दिया, एक पर्टिकुलर साइज आपने छोड़ दिया, यहां से वो साइज यहाँ पर है ही नहीं। एक और टाइप की सॉइल होती है जिसका नाम होता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। कई ऑथर्स कई किताबें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को अलग सॉइल ना मानते हुए पुअरली ग्रेडेड का ही एक नाम मानती हैं। कई सारे ऑथर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को अलग सॉइल नहीं मानते, वो बोलते हैं कि पुअरली ग्रेडेड का ही एक नाम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। जैसे कि मैंने पुअरली ग्रेडेड बताया था, तो पुअरली ग्रेडेड के अंदर एक पर्टिकुलर साइज रेंज थी। जैसे लेट अस सपोज दैट 4.75 mm से 2 mm तक लगभग एक साइज जैसे पार्टिकल थे। लेकिन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के अंदर क्या होता है, एक ही साइज के पार्टिकल होते हैं, सेम साइज, एकदम सेम साइज, यूनिफॉर्म साइज, है ना। मतलब पूरे पार्टिकल 20 mm के हैं तो वो पूरे पार्टिकल 20 mm के ही रहेंगे और कोई पार्टिकल वहां पर होगी नहीं, ठीक है ना। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। तो आपके सामने 4 ग्रेड है, 4 ग्रेड है ना। 4 ग्रेड कौन कौन से? वेल ग्रेड। वेल ग्रेड का मतलब क्या है, उसके अंदर ऑलमोस्ट पूरे साइज आ रहे हैं। पुअरली ग्रेड का मतलब क्या है, उसके अंदर लगभग एक जैसा साइज आ रहा है, कोई फाइन सैंड हो गया या मीडियम सैंड हो गया या फिर केवल सिल्ट है या फिर केवल क्ले है या फिर कोई ग्रेवल का कोई पर्टिकुलर साइज रेंज है। दूसरा हमारे पास क्या है, लेट अस सपोज दैट गैप ग्रेड। गैप ग्रेड या स्किप ग्रेड क्या, एक पर्टिकुलर साइज वहां पर है ही नहीं, एक पर्टिकुलर साइज वहां पर स्किप हो चुका है। लास्ट हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेड, केवल एक परफेक्ट साइज, केवल एक ही साइज का पार्टिकल और कोई है ही नहीं। अब बच्चों को ये लगता है कि सर प्रैक्टिकली ये चीजें होती होंगी क्या, प्रैक्टिकल ऐसी सॉइल मिलती होंगी क्या? ऐसा नहीं होता। जनरली अगर आप कहीं पे जाके एक्सकेवेशन करेंगे और कोई सॉइल निकालेंगे और कहीं से आप कुछ सॉइल का मास निकाल के लाएंगे, तो वो जो सॉइल होगी इन जनरल, वो सॉइल कौन सी होगी? इन जनरल वो सॉइल कौन सी होगी? वेल ग्रेडेड। आप कहीं पे जाइए, कहीं पे खुदाई कीजिए, तो आप जब खोदेंगे तो आपको बड़ा बड़ा मटेरियल भी मिलेगा, छोटा मटेरियल भी मिलेगा, मीडियम मटेरियल भी मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी वेदरिंग एजेंसी से सॉइल निकाल के लाएंगे जहां पर बहुत स्लो वेदरिंग होती है, लाइक रिवर से बगल में आप जब जाएंगे और वहां से कोई सॉइल निकालेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी? पुअरली ग्रेडेड सॉइल, जैसे सैंड मिलता है नर्मदा के बगल में, वहां बड़ा बड़ा कोई पार्टिकल आपको नहीं मिलेगा, वहां पर आपको पूरे पार्टिकल छोटे 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 मिलेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। इसका क्लियर हो नॉट? गैप ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ये हाँ। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड तो एक ही हुए ना, क्योंकि इसमें नहीं, भी मैंने सेम साइज। अंतर बताया ना मैंने। सर यूनिफॉर्मली में भी तो सेम साइज है सारे। पुअरली ग्रेडेड में एक साइज नहीं है ना, एक साइज रेंज है ना। एग्जाम में किस सर ऑप्शन डिफरेंस को क्या क्लिक है? करेंगे, जैसे पूछ दिया। क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ। एग्जाम में जैसे दोनों ऑप्शन तो दे दिए क्वेश्चन कि पुअरली क्वेश्चन ग्रेडेड और क्वेश्चन क्वेश्चन इंटरमीडिएट क्या पूछा दोनों दे एग्जाम में, दिए। ये तो बताओ। मतलब क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन ये पूछ लिया कि क्वेश्चन ये है कि सेम साइज के पार्टिकल किस किस ग्रेड में अवेलेबल है। सेम साइज के पार्टिकल किस ग्रेड में अवेलेबल हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। हाँ, अगर सेम यूनिफॉर्म। पूछी जाती है, वैसे अप्रोक्सीमेटली पूछा तो पुअरली ग्रेडेड क्लिक पुअरली करना है। ग्रेडेड, हाँ। अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग एक ही साइज। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड ओके सर। केवल एक साइज। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना सोनम, यस सर। मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास कोर्स फ्रेंड है, तो कोर्स फ्रेंड के अंदर आपके पार्टिकल्स की साइज रेंज क्या है? 4.75 mm से लेकर के और 2 mm तक। यहाँ पर लगभग लगभग एक ही साइज है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सॉइल ऐसी है जिसके अंदर केवल 4.75 mm है और कुछ है ही नहीं, तो सर कंस्ट्रक्शन के लिए यूनिफॉर्मली ग्रेडेड भी यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि सारे नहीं पार्टिकल नहीं सेम नहीं नहीं साइज नहीं के। नहीं 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 कभी नहीं करते। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कभी यूज कर ही नहीं सकते कंस्ट्रक्शन के लिए, मिलती नहीं ओके यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहीं भी नेचुरली। ओके सर, ओके। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड सॉइल को तो आप सीविंग करके ही बना सकते हो, आपको नेचुरली नहीं मिल सकती कहीं भी।
कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है कि यूज 40 mm मेटल, यूज 40 mm एग्रीगेट, है ना, कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है कि एक कंक्रीट के अंदर आपको 40 mm से ज्यादा के एग्रीगेट नहीं लेने, तो 40 mm था मैक्सिमम साइज, 40 mm एग्रीगेट नहीं लिखा हुआ है तो ये मैक्सिमम साइज होता है कंस्ट्रक्शन के अंदर। आप इससे बड़ा एग्रीगेट नहीं ले सकते, इससे छोटे एग्रीगेट ले सकते हैं। हर एक एग्रीगेट का परसेंटेज वाइज डिस्क्रिप्शन होता है कि फाइनल परसेंटेज इतना 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 होना चाहिए। मतलब सर मोस्टली सर सर अंकित बोल रहा था सर मोस्टली वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड ही मिलेगी। हाँ, नेचुरली हम लोगों को वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड सॉइल ही मिलती हैं। अगर गैप ग्रेडेड और यूनिफॉर्म हमको बनानी है तो हम लोग सीविंग करके बनाते हैं, मतलब सीविंग करके एक पर्टिकुलर साइज निकाल लीजिए, आप सॉइल लीजिए और फैट पूरा बाहर निकाल दीजिए तो गैप ग्रेड बन जाएगी। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल थोड़ी सी इमेजिनरी सॉइल होती है। सॉइल एक नेचुरल मटेरियल है और उसके अंदर पार्टिकल बहुत छोटे छोटे डेविएशन के साथ चेंज होते हैं, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को लेकर के आ पाना या बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए कई सारे राइटर्स, मैंने पहले बताया ना, केवल इन 3 चीजों को ही रखते हैं, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को शामिल ही नहीं करते हैं, है ना। आप बहुत सारी किताबों के अंदर देखेंगे तो आपको केवल 3 ग्रेड मिलेंगे, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड, है ना। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को वो पुअरली ग्रेडेड के अंदर ही रख देते हैं, ये बोल देते हैं कि पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सेम होती है। और कई सारे ऑथर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड को अलग रखते हैं, पुअरली ग्रेडेड को अलग रखते हैं। पुअरली ग्रेडेड के अंदर एक पर्टिकुलर साइज रेंज को रखते हैं और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के अंदर केवल एक पर्टिकुलर साइज को रखते हैं, केवल एक पर्टिकुलर साइज, स्ट्रिक्टली एक साइज के अलावा और कोई साइज वहां पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, जी सर। अब मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का कंसेप्ट कहाँ से आया। जो आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का कंसेप्ट कहाँ से आया। असल में बेसिकली क्या था कि हम जब भी कभी किसी भी वॉइड रेशियो की या किसी चीज की हम लोग थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि सॉइल के अंदर सभी पार्टिकल सेम साइज के हैं और एकदम कैसे हैं, स्पेयर हैं, एकदम स्पेयर साइज के पार्टिकल हैं, और उनको हम इस तरीके से जमाते हैं, है ना, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में, इस तरीके से। और ये देखते हैं कि इस समय मैक्सिमम वॉइड रेशियो कितना आ सकता है, और हम ये मान के चलते हैं कि ये सब पार्टिकल्स कैसे हैं, स्पेयर हैं, और इन सब पार्टिकल्स का साइज क्या है, एकदम सेम है, एकदम सेम, सबका डायमीटर पार्टिकल्स का एकदम सेम है, थ्योरेटिकली ऐसा मानते हैं मैक्सिमम मिनिमम वॉइड रेशियो निकालने के लिए। तो क्योंकि हम सब पार्टिकल्स का साइज एकदम सेम लेते हैं, इसीलिए इस दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोला जाता है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली एकदम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल ढूंढना संभव नहीं होता, क्योंकि नेचुरली मेड पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत साइज में डेविएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्रेड आप लोगों को सभी को समझ में आ गए होंगे, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये 3 ग्रेड कैसे होते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड थोड़ा सा मुश्किल सॉइल होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अभी मैं आप लोगों को पार्टिकल साइज एनालिसिस के कर्व में भी इन सब चीजों को अच्छे से समझाऊंगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं। नौ सी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ व्हाट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? बेसिकली इस कर्व के 2 नाम और होते हैं। इस कर्व का एक नाम होता है एस कर्व। एस कर्व एक हाइड्रोलॉजी के अंदर भी होता है ना, हाइड्रोग्राफ का एस कर्व बनता है, वो एस कर्व अलग है। सॉइल मैकेनिक्स का एस कर्व अलग है। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर क्योंकि यूज कर रहे हैं इसलिए एस फॉर सॉइल, सॉइल कर्व बोलते हैं इसको, है ना। एक कर्व, इसका एक नाम और होता है, इसका दूसरा नाम है एलन हेजन कर्व। एलन हेजन कर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एलन हेजन ने दिया था, इस कर्व को देने वाले एलन हेजन थे, इसलिए इसको अपन एलन हेजन कर्व भी बोलते हैं। अब एलन हेजन कर्व या एस कर्व या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? हमने जो परसेंटेज फाइनल फाइंड आउट किया है, हम जो परसेंटेज फाइनल अभी फाइंड आउट करके लेकर के आए हैं, उस परसेंटेज फाइनल को हम लोग पार्टिकल साइज के साथ ड्रॉ कर देते हैं, है ना। हम लोग जो वाई एक्सिस होती है उस वाई एक्सिस पे ले लेते हैं परसेंटेज फाइनल को, और जो एक्स हम लोग ले लेते हैं पार्टिकल साइज को। फाइनल को पार्टिकल साइज के साथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और जो हमें कर्व मिलता है उस कर्व को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। नाउ सी क्लियरली, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होगा, इस कर्व के थ्रू हमें बड़ी आसानी से ये पता पड़ जाएगा कि कौन सी सॉइल का ग्रेड कैसा है, या फिर उस सॉइल का पार्टिकल साइज कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, को पता करना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है
एक कर्व बना हुआ होगा और कर्व के अंदर पूछेगा कि ये सॉइल वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है या गैप ग्रेडेड है, कौन से टाइप की सॉइल। इस तरह का क्वेश्चन जनरली वो आपसे पूछ सकता है नॉर्मली। तो इस कर्व के अंदर से हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का अगर हम एक प्रैक्टिकल व्यू देखें तो वो प्रैक्टिकल व्यू इस तरीके का बनता है। ये अभी आप लोगों को मेरे ख्याल से बोर्ड के ऊपर एक पार्टिकल साइज एनालिसिस के कर्व दिख रहे होंगे। अलग अलग सॉइल के इसने कर्व यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको उतना अच्छा इसमें समझ में नहीं आएगा। मैं एक कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ और कर्व को उसको पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो आपको समझ में आता है तो इस कर्व के ऊपर लौट करके आएंगे और फिर हम इस कर्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक कर्व आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज दैट मैंने एक एक्स एक्सिस, एक मैंने वाई एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस के बाद मैंने एक जगह अपनी एक्स एक्सिस ले ली इस तरीके से। और मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने लेट अस सपोज दैट परसेंटेज फाइनल लिख लिया। यहाँ पर मेरा परसेंटेज फाइनल चल रहा है और यहाँ पर मेरा नीचे पार्टिकल साइज चल रहा है ना। और पार्टिकल साइज भी मैंने अलग अलग यहाँ पर मार्क कर रखे हैं। लेट अस सपोज दैट यहाँ पर मेरा पार्टिकल साइज 0 हो जाता है, इसके पहले 0.002 हो जाता है ना। यहाँ पर मेरा 0.075 हो जाता है, यहाँ पर मेरा पार्टिकल साइज 4.75 हो जाता है और यहाँ पर मेरा पार्टिकल साइज 80 हो जाता है। ये सब मेरे पार्टिकल साइज क्या में चल रहे हैं, एमएम में चल रहे हैं ना। मैं माइक्रोन में लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं एमएम में लेके चल रहा हूँ। और यहाँ मेरा परसेंटेज फाइनर है, यहाँ ऊपर मेरा 100 परसेंटेज फाइनर है, बीच में 50 का परसेंटेज फाइनर है और यहाँ 0 का परसेंटेज फाइनर है। बीच में आप 10, 20, 30 यहाँ पे जूम कर सकते हैं। अब मैं एक सॉइल का एनालिसिस करके लेकर के आया। सॉइल का एनालिसिस मैंने कैसे किया, जो कोर्स पार्टिकल था उसका मैंने ड्राई सीव एनालिसिस कर लिया और वेट सीव एनालिसिस कर लिया। और ड्राई सीव एनालिसिस और वेट सीव एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पता कर लिया कि किस पर्टिकुलर साइज से कितने परसेंट पार्टिकल्स फाइन है। हर पर्टिकुलर साइज का परसेंटेज फाइनर क्या है, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट के अंदर आप उस चीज को देख सकते हैं, है ना। अभी मैं केवल कोर्स सॉइल की बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज दैट एक सॉइल थी, वो कोर्स थी, पूरी सॉइल कोर्स थी, उसके अंदर कुछ फाइन था ही नहीं, है ना। पूरी की पूरी सॉइल कोर्स थी और पूरी की पूरी सॉइल कहाँ आती थी, 0.075 mm से 0.80 mm के बीच में। अब आप उसको ड्रॉ कीजिए। तो सपोज दैट आपने जो परसेंटेज फाइनर फाइंड आउट किए हुए हैं, उस परसेंटेज फाइनर में आपको पता पड़ता है कि 100% पार्टिकल्स आर फाइन देन 80 mm। तो 100 के करस्पॉन्डिंग आप किसको बना दीजिए, 80, और 100 के करस्पॉन्डिंग 80 पर आप एक पॉइंट ले लीजिए, है ना। ये लाइन खींचना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा इस पेन से, इसलिए मैं इनको सीधे बना रहा हूँ। आप थोड़ा सा इन चीजों को अपने दिमाग में समझ के चलेंगे। तो 100 के करस्पॉन्डिंग 80 पर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। 100 का परसेंटेज फाइनर और 80 का mm का पार्टिकल साइज। उसके बाद आपने देखा कि 80 mm 80% परसेंटेज फाइनर का साइज क्या है। तो उस 80% फाइनर का साइज, लेट अस सपोज दैट आपको यहाँ पर नीचे मिलता है कोई साइज और आपको उस साइज की वैल्यू मिलती है, लेट अस सपोज दैट 60 mm। तो आपने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। इस तरह से परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, आपने इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट लेना चालू कर दिया, कौन सा पॉइंट परसेंटेज फाइनर के कितना कितना पास है। और उसके बाद आपने क्या किया, इन सबको मिला के इस तरीके से एक कर्व बना दिया। इसका क्लियर हो? आपने इस तरीके से एक कर्व बना दिया। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं एस कर्व, या फिर इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर हमने केवल क्या किया है कि सॉइल का जो हमने पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था, उस सॉइल के पार्टिकल साइज एनालिसिस को करने के बाद उस सॉइल के हर परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग साइज को, हर सॉइल के परसेंटेज फाइनर के करस्पॉन्डिंग साइज को हमने उस साइज के साथ जोड़ के लिख दिया है ना। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आप लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व करवाया था, मैंने आपको लोगों को बोला था कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है तो उस स्क्रीनशॉट को आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके अंदर अपन ने देखा था कि 80% साइज से कुछ परसेंट पार्टिकल फाइन है, तो आपने 80 के करस्पॉन्डिंग उतने परसेंटेज पे पॉइंट ले लिया। फिर अगला साइज हमारा 63 आया, तो 60 से थोड़ा आगे 63 mm के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा वो देख लीजिए, कितने परसेंट पार्टिकल फाइन आ रहे हैं। फिर अगला साइज हमारा 40 आया था, तो 40 mm के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा परसेंटेज मिल रहा है वहां पर अगला पॉइंट जाकर के ले लिए। फिर हमारा अगला साइज 20 mm आया था, तो 20 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिल रहा है वो ले लीजिए। फिर अगला हमारा 10 आया था, 10 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिल रहा है वो ले लीजिए। फिर 4.75 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट मिल रहा है, 0 ही मिल रहा था मेरे ख्याल से, तो वो पॉइंट ले लीजिए। और उसके बाद इन सबको
कनेक्ट कर दीजिए आप इसमें और आपका क्या मिल जाएगा, आपको एक कर्व मिल जाएगा। इट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नथिंग एल्स। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? कुछ भी नहीं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर हम लोग केवल क्या काम करते हैं, एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जो हम लोगों को अलग अलग पार्टिकल साइज एनालिसिस मिले हैं, जो हम लोगों को अलग अलग पार्टिकल साइज एनालिसिस मिले हैं, हमको जिस भी पर्टिकुलर साइज के करस्पॉन्डिंग जो भी परसेंटेज फाइनर मिला है, उस परसेंटेज फाइनर और उस पार्टिकल साइज को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और एक कर्व बना देते हैं। द कर्व इज नोन एज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और एलन हेजन कर्व और सॉइल कर्व, दैट इज एस कर्व ना। एक बात और छोटी सी, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो पूरी सॉइल होती है उसका एनालिसिस अलग अलग पार्ट में किया जाता है। मतलब उसका कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन के हिसाब से अलग एनालिसिस हो गया और उसका सिल्ट और क्ले के हिसाब से सेडिमेंटेशन में और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अलग एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। अब ये जो एनालिसिस हुए, चाहे आपने कोर्स ग्रेन का किया हो, चाहे आपने फाइन ग्रेन का किया हो, चाहे आपने सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया हो स्टोक्स लॉ से और हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड से, तो उन सब रिजल्टों को अब यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उन सब रिजल्टों को जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तब आप ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर सॉइल का कर्व कैसा जा रहा है, उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कैसा कर्व आ रहा है। मतलब मैं अब आपको ये देखना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे और मैं प्रयास करूंगा तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एकदम आंख बंद करके बैठे रहें और आपको ये चीज समझ में आ जाए। थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रखिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किसी कर्व को देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो कर्व कौन सा ग्रेडेड है, क्योंकि आपको यही काम एग्जाम के अंदर करना होगा। और आप डेफिनेटली मान के चलिए आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, अगर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा भी अच्छा सेट होता है तो। ध्यान से देखेंगे, लेट अस सपोज दैट आपके पास एक कर्व ऐसा बना हुआ है जो पूरे के पूरे इसमें फैला हुआ है इस तरीके से। ये कर्व क्या बता रहा है? ये कर्व ये बता रहा है कि 80 mm के करस्पॉन्डिंग भी कुछ परसेंटेज फाइनर है, 4.75 mm के भी करस्पॉन्डिंग कुछ परसेंटेज फाइनर है, 0.075 mm के करस्पॉन्डिंग भी कुछ परसेंटेज फाइनर है और 0.0002 mm के करस्पॉन्डिंग भी कुछ परसेंटेज फाइनर है। लगभग इस सॉइल में हर एक पर्टिकुलर साइज की सॉइल मिल रही है। देखिए इस पूरे पार्टिकल साइज का रेंज, जो पूरा पार्टिकल साइज का रेंज आ रहा है, पूरा पार्टिकल साइज का, उस पूरे में एक कर्व फैला हुआ है। अगर एक कर्व पूरे में फैला हुआ है तो इसके अंदर हर एक साइज के पार्टिकल का कुछ ना कुछ परसेंटेज है और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेल ग्रेड सॉइल। क्लियर और नॉट? तो वेल ग्रेड सॉइल को अगर इस कर्व के अंदर पहचानना है तो हमें क्या देख के चलना है कि हमें वो पर्टिकुलर कर्व देखना है जो कर्व पूरी की पूरी हमारे पार्टिकल साइज रेंज में फैल रहा हो। सिमिलरली एक आपको कर्व मिला और वो कर्व आपको कैसे मिला कि वो कर्व आपका 80 पर चालू होता है और वो कर्व आपका जीरो कहां हो जाता है, 4.75 mm पर। तो 4.75 mm के करस्पॉन्डिंग कितना पार्टिकल फाइन मिल रहा है आपको? 4.75 mm के करस्पॉन्डिंग कितना पार्टिकल फाइन मिल रहा है आपको? जीरो, क्योंकि 4.75 mm पे आगे क्या हो चुका है, जीरो। बात समझ में आ रही है मेरी? अब अगर 4.75 mm पे जीरो हो चुका है मतलब 4.75 mm से छोटा कोई पार्टिकल है ही नहीं। 4.75 mm से छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, मतलब यहाँ पर फ्रेंड मौजूद ही नहीं है। पूरे के पूरे पार्टिकल 4.75 mm के ऊपर है और 80 mm के नीचे है। मतलब ये सॉइल कौन सी है, ये सॉइल कौन सी है, ये सॉइल ग्रेवल है। अगर कोई ऐसा कर्व शुरू होता है जो केवल कहां से कहां तक चल रहा है, 4.75 से 0.75 mm के बीच में, है ना, 4.75 mm से 0.075 mm के बीच में, मतलब ये सॉइल कैसी है, फेंड है। अगर कोई कर्व ऐसा चल रहा है जो 0.075 mm से स्टार्ट होता है 0.02 mm के बीच में, ये क्या है, फिल्ट है। अगर कोई ऐसा चल रहा है जो 0.02 mm से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 0 mm तक, तो ये क्या है, ये क्ले है। तो ये मैंने अलग अलग चीजें बताई। हमें सॉइल का टाइप पहचानना कि कौन सी पार्टिकल साइज की रेंज में हमें सॉइल मिल रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीजें कुछ बताता हूँ। लेट अस सपोज दैट हमें एक कर्व हमें ऐसा मिलता है, कैसा मिलता है कि उस कर्व के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ध्यान से देखिएगा बड़े, उस कर्व के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इस तरीके से, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या मिली, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन मिली इस जगह ये लाइन। अब मेरा थोड़ा सा इस पेन के संग थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, आप मान के चलेंगे कि ये लाइन एकदम क्या मिली है आपको, हॉरिजॉन्टल मिली है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये जो साइज था यहाँ पर, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा साइज है वो 20 mm है। ये जो 20 mm का साइज था, इस 20 mm के करस्पॉन्डिंग एक परसेंटेज फाइनर था और वो परसेंटेज फाइनर 50 के थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो मैं कितना मान लेता हूँ, 60%। तो मुझे क्या पता पड़ रहा है कि 60% पार्टिकल्स आर फाइन देन 20 mm। 60% पार्टिकल्स, सॉरी 60 mm पार्टिकल्स 20 mm से छोटे हैं। 60 mm पार्टिकल्स 20 mm से छोटे हैं, मुझे ये पता पड़ रहा है। इसका क्लियर हो नोट? और यहाँ पर देखिए आपको एक साइज यहाँ पर भी मिलेगा। कर्व यहाँ तक हॉरिजॉन्टल आया है,
यहाँ पर भी आपको एक कर्व एक साइज मिल रहा है, और 4.75 से थोड़ा सा mm बड़ा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 5 mm। 5 mm पे भी परसेंटेज फाइनल कितना मिल रहा है? 60%। देख लीजिए, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल थी, इसलिए 20 mm साइज से भी कितने फाइन? 60%। और 4.75 mm से भी कितने फाइन? 60%। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या है कि 60% पार्टिकल पास हो गए 20 mm की सीप से, और 60% ही पार्टिकल पास हो गए 4.75 mm की सीप से भी। 20 mm से भी 60% फाइन, और 4.75 से भी 60% फाइन। इसका मतलब 4.75 और 20 mm 4.75 या 5 mm और 20 mm के बीच में कितने पार्टिकल? कोई पार्टिकल नहीं, क्योंकि 20 mm से भी 60% पास हो रहे हैं और 5 mm से भी 60% पास हो रहे हैं, इसलिए 20 mm और 5 mm के बीच में कोई पार्टिकल रुक ही नहीं रहा है ना, पूरे पार्टिकल पास हो गए। इसका मतलब ये सॉइल कौन सी थी? ये सॉइल गैप ग्रेडेड थी। गैप ग्रेडेड क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर एक गैप आ गया। 20 mm से लेकर के 4.75 mm के बीच के पार्टिकल यहाँ पर थे ही नहीं। याद रखने के लिए कैसे याद रखना है? अगर कहीं पर भी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, कौन सी लाइन आ जाती है? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, तो वो सॉइल कौन सी सॉइल कहलाती है? वो सॉइल कहलाती है गैप ग्रेडेड सॉइल। और जितने पार्टिकल साइज के रेंज में वो हॉरिजॉन्टल लाइन कंटिन्यू होती है, उसे हम लोग बोलते हैं गैप। कि वो पर्टिकुलर पार्टिकल वहां पर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो आप अभी पूछें, मैं अगले वाले डिस्कशन पर जाने के पहले इसको सर क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है? क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, ये दो सॉइल दी हुई है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। ये सॉइल ए है, ये सॉइल बी है। आपसे पूछेगा कि सॉइल ए का ग्रेडेशन क्या है और बी का ग्रेडेशन क्या है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई साहब, हाँ या ना? यस सर। अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में करवाऊंगा, है ना, इसलिए क्वेश्चन पे अपना ध्यान लेकर सर के ना, क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं करवाऊंगा। कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो पूछें जल्दी से। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ? सभी को गैप ग्रेड समझ में आता है? अगर आपको किसी भी कर्व में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख जाएगी तो आप समझ पाएंगे कि गैप आ रहा है। और अगर वो ये पूछ लेगा कि किस पार्टिकल साइज का गैप है, कौन कौन से पार्टिकल साइज यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो केवल क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से चालू हुई और हॉरिजॉन्टल लाइन कहां तक गई, बस इतना सा देख लेना है। जहां से हॉरिजॉन्टल लाइन चालू हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन गई। ये अपने हाथ से मत बनाओ यार, कुछ मुझे मिटाने में बहुत दिक्कत होगी। सर जी हॉरिजेंटल लाइन जो गैप ग्रेडेड सॉइल में है, जो ये 4.75 के बाद ही बनेगी कर्व में? क्यों, कहीं भी बन सकती है। 4.75 मतलब पहले ही बन सकती है? कभी यार कोई भी पार्टिकल साइज इसके अंदर गायब है वहां बनेगी सर पार्टिकल साइज इसके अंदर, जैसे कि हाँ बताओ। सर ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी स्ट्रेट लाइन हो, फिर चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल। नहीं, वर्टिकल तो मैंने अभी बताई नहीं है अभी आप लोगों को, वर्टिकल तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी मैंने केवल हॉरिजॉन्टल लाइन बताई है। ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आता है तुम्हारी, नहीं आता है ये बताओ। ना ना, आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल पे आ जाए अपन। ठीक, हाँ जी। हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे ख्याल से समझ में आता है। अब आते हैं वर्टिकल कर्व को समझना। अब लेट अस सपोज दैट कि आपको एक कर्व ऐसा दिया हुआ है, बढ़िया कर्व आ रहा था बनता हुआ, लेकिन बीच में क्या हो गया, कर्व वर्टिकल हो गया थोड़ी देर के लिए, ऐसा कर्व। ठीक है, तो यहां पर ये कर्व एकदम वर्टिकल है ना, आप लोग मान के चलेंगे एकदम वर्टिकल है, एकदम क्लियरली वर्टिकल। थोड़ा बहुत अगर आपको कर्वेचर नजर भी आ रहा हो तो इसको इग्नोर करेंगे, एकदम वर्टिकल कर्व आ रहा है बीच में। अब इस वर्टिकल कर्व का क्या मतलब है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर, भैया यार आप लोग कोई ड्राइंग मत करो, नहीं तो ये पूरी अपनी ड्राइंग खराब हो जाएगी। मैं व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। अरे भाई मत कर यार। आपको यहाँ पर एक साइज दिखाई दे रहा है, लेट अस सपोज दैट इस साइज को मैं मान लेता हूँ कि लेट अस सपोज दैट ये 1 mm का साइज है। यहाँ पे जो आपका साइज है वो 1 mm का साइज है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको एक परसेंटेज फाइनल दिखाई देगा। अपन मान लेते हैं कि ये परसेंटेज फाइनल है 70%। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक परसेंटेज फाइनल दिखाई देगा। ध्यान से समझेंगे। हम मान लेते हैं कि ये वाला परसेंटेज फाइनल है 30%। अब ध्यान से देखिएगा, 70% पार्टिकल कौन से साइज से फाइन है? 1 mm से।
और 30% पार्टिकल भी किससे फाइन है? 1 mm से, है ना। अपने दिमाग में थोड़ा सा चीजों को लेकर के आने की कोशिश करें। 1 mm का साइज ऐसा है जिससे 70% पार्टिकल फाइनर मिल रहे हैं और 30% पार्टिकल भी हमें उसी से फाइन मिल रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है? इसके बीच में जो भी पार्टिकल की रेंज आ रही है, मतलब 40% पार्टिकल्स, 40% पार्टिकल्स आर ऑफ 1 mm साइज। 40% पार्टिकल केवल 1 mm के हैं, क्योंकि उसका 70% फाइनर पे भी वही साइज आ रहा है और 30% फाइनर पे भी वही साइज आ रहा है। इसका क्लियर नोट? मैं आप लोगों को थोड़ा, सर ऑडियो नहीं है आपका, ऑडियो नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है विकास जी? आ रही है भाई साहब। आपके नेटवर्क कनेक्शन में बेटा कोई दिक्कत होगी? मेरी आवाज सब बच्चों को क्लियरली आ रही है। आप अपना नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा चेक करें। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा और सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को एकदम वर्टिकल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की सहूलियत के लिए एकदम वर्टिकल नहीं ले रहा हूँ। जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी उनके लिए मैं इस लाइन को एक ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा ले रहा हूँ, ऐसा थोड़ा कम वर्टिकल, है ना। अब आप इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली लाइन को, है ना। इस लाइन को जब आप देखेंगे तो आपको इस लगभग वर्टिकल लाइन के अंदर क्या समझ में आ रहा है? जब आप इस लाइन को देखते हैं तो आपको मिलता है कि अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर मुझे एक साइज मिल रहा है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर भी मुझे एक साइज मिल रहा है। दोनों साइज पास पास हैं, तो मैं इनको लिख देता हूं कि लेट अस सपोज दैट ये 1 mm है और लेट अस सपोज दैट ये वाला साइज 0.8 mm है। बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल पास पास में, लगभग वर्टिकली लाइन है ना। यहाँ पर जो परसेंटेज फाइनल मिल रहा है वो परसेंटेज फाइनल लेट अस सपोज 60% मिल रहा है, और यहाँ पर जो परसेंटेज फाइनल मिल रहा है लेट अस सपोज दैट आपको 20% मिल रहा है, मान के चलिए। तो क्या समझ में आ रहा है? 1 mm से परसेंटेज फाइन 60% और 0.8 mm से फाइन 20%। ध्यान से देखिएगा, 1 mm से फाइन 60%, मतलब 60% पार्टिकल 1 mm से क्रॉस हो गया, और 20% पार्टिकल 0.8 mm से क्रॉस हो पाया, मतलब 40% पार्टिकल कहां रुक गया? बिटवीन 1 mm एंड 0.8 mm। तो 40% पार्टिकल का साइज लगभग क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम साइज 40% का। इस सॉइल को क्या बोलेंगे इतनी रेंज में? इस सॉइल को बोलेंगे पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। क्लियर और नॉट? तो अगर वर्टिकल लाइन होती है तो सॉइल क्या बनती है? पुअरली ग्रेडेड। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो सॉइल क्या बनती है? गैप ग्रेडेड। और अगर हमारी लाइन बिल्कुल ऐसी चलती है एक पर्टिकुलर स्लोप के साथ, लगभग एक स्लोप के साथ, और पूरे एरिया में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेल ग्रेडेड। अब एक बात और थोड़ी सी अच्छे से समझने वाली, अगर मैं बोलूं कि मुझे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का आप लोग एक ग्राफ बना के बताइए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का एक ग्राफ। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का ग्राफ हम लोग कैसे बना सकते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का हम लोग ग्राफ कैसे बना सकते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का बनाना ग्राफ तो कैसा बना दीजिए? ऐसा स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, केवल एक पार्टिकल, इसके अलावा कोई पार्टिकल नहीं है। और वो एक पार्टिकल भी कौन सा होगा? यहाँ पर नीचे जो साइज आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर नीचे जो साइज मिल रहा होगा, लेट अस सपोज दैट यहाँ पे मिल रहा है आपको 2 mm। तो वो 2 mm का मतलब क्या है कि 100% भी पार्टिकल किससे फाइन है? 2 mm से, और 0% पार्टिकल भी किससे फाइन है? 2 mm से। मतलब यहाँ पे साइज ही क्या है? केवल 2 mm। 0% से फाइन, 100% भी उससे फाइन, और 0% से फाइन, तो पूरे पार्टिकल के साइज के हैं 2 mm के। इट इज व्हाट? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली। और इसके पहले जो बनाई थी वो कौन सी थी? पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड मतलब उसके अंदर कैसा था ये कर्व? उसके अंदर ये कर्व थोड़ा सा हल्का सा इस साइड को वर्टिकल आ रहा था, एक पर्टिकुलर साइज रेंज वहां पर आ रही थी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कैसा आता है ना। अगर आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई तो आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा एक, लेट अस सपोज दैट ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होगा, और क्वेश्चन के अंदर बोलेगा, हो सकता है वो पार्टिकल साइज रेंज लिखे ना लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको क्वेश्चन देगा, लेट अस सपोज दैट यहाँ पर 3 फिगर बने हुए हैं। एक फिगर यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, इसको बोल रहा है वो कर्व ए। एक कर्व यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, इसको बोल रहा है कर्व बी। और एक कर्व यहाँ पर ऐसा बना हुआ है और इसको बोल रहा है कर्व सी। और फिर वो बोलेगा मैच द मेकिंग, है ना। फिर बोलेगा मैच द मेकिंग, कर्व ए, या फिर कोई इंडिविजुअल कर्व को ही पूछता है, कर्व सी, और आपके सामने 3 चीजें लिख के देगा।
है ना। आपके सामने एक लिख के देगा पुअरली ग्रेडेड, एक लिख के देगा वेल ग्रेडेड, और एक लिख के देगा गैप ग्रेडेड, और पूछेगा कि कौन कौन सी सॉइल कौन सी है बताइए। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको बड़ी आसानी से देख के समझ पाएंगे, है ना। जो मेरी सॉइल सी है, उस सॉइल सी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, मतलब ये कौन सी सॉइल है, ये मेरी गैप ग्रेडेड सॉइल है। सॉइल बी के अंदर वर्टिकल लाइन आ रही है, मतलब ये मेरी कौन सी सॉइल है, ये मेरी पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। और सॉइल ए के अंदर मेरा कौन सा आ रहा है, लगभग बहुत बड़ी पार्टिकल रेंज आ रही है, तो ये मेरी कौन सी सॉइल हो गई, वेल ग्रेडेड सॉइल हो गई। अभी क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा पूछा जाएगा, आपको ये बताना होगा कि सॉइल का ग्रेडेशन कैसा है। तो अभी हम लोग अगर इस चीज को समझ पाए, तो जो मेरा प्रैक्टिकल कर्व एक था, जो ऑब्टेन्ड कर्व था, जो मैंने आपको दिखाया था, मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सैंड के अंदर बन रही है, ये सॉइल सी को देखिए, सॉइल सी को, इस सॉइल को देखिए, सैंड के अंदर बन रही है और पूरी सॉइल अच्छे से बन रही है ना, इसलिए इसको बोल दिया वेल ग्रेड सैंड। सैंड की पार्टिकल रेंज में है और पूरी सॉइल अच्छे से बनी हुई है, वेल ग्रेड सैंड। ये वाली सैंड दिख रही है आपको, ये वाली, है ना, इसको बोल रहे हैं ड्यून सैंड। ड्यून सैंड का मतलब पता है क्या होता है, ड्यून सैंड का मतलब पता है क्या होता है, पुअरली, मतलब केवल एक ही फेज की सैंड है, केवल एक ही फेज की सैंड। तो ये वाला कौन सा हो गया, पुअरली। ये इतने एरिया में क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इतने एरिया में हॉरिजॉन्टल, ये कर्व हॉरिजॉन्टल, तो इसने इसको क्या बोल रखा है, गैप ग्रेडेड। इफ दैट्स क्लियर। फैट के लिए को भी छोड़ दीजिए, अभी जब तक मिनरलोजी नहीं पढ़ते हैं तब तक फैट के लिए को आप उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, है ना। ये वाला कर्व, ई वाला कर्व, ए वाला कर्व, बी वाला कर्व और सी वाला कर्व, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आप लोगों को किसी को भी इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आ रही होगी, ऐसा क्लियर होना, आप सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक चीज और, अब आगे चलते हैं। दो कोफिशिएंट होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्मिटी का कोफिशिएंट और एक होता है कर्वेचर का कोफिशिएंट, जो इस कर्व से निकाले जाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मिटी का कोफिशिएंट और एक होता है कर्व का, मतलब कर्वेचर का कोफिशिएंट, वो इस कर्व से निकाले जाते हैं। उन कोफिशिएंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, सपोज दैट मैं इस कर्व को व्हाइट बोर्ड पर फिर से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने मुझे जो एक फिगर बनाना है, लेट अस सपोज दैट मुझे फिगर एक ऐसा मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक ऐसा फिगर ड्रॉ किया, इस तरीके का, है ना। और इस तरीके के फिगर को ड्रॉ करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 100 लिखा हुआ था, यहाँ पर 0% लिखा हुआ था, ये मेरा परसेंटेज फाइनल चल रहा था, और यहाँ पर मेरा पार्टिकल साइज चल रहा था। जीरो से लेकर के और 80 mm तक। अब आप क्या कीजिए, यहां से तीन चीजों को फाइंड आउट कर लीजिए। तीन चीजें क्या क्या, D60, D30 और D10। इन तीन चीजों को पता कर लीजिए, D60, D30, D10, ये तीन साइज है। D का मतलब साइज, है ना। अब D60, D30, D10 का मतलब क्या है पहले ही समझ लीजिए, उसके बाद इनको हम लोग पता करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं D60। D का मतलब साइज, D का मतलब साइज, है ना। जो ऊपर लिखी हुई है चीज वो किसको दिखा रही है, वो दिखा रही है साइज को। और जो चीज नीचे लिखी हुई है वो चीज किसको दिखा रही है, वो चीज दिखा रही है परसेंटेज फाइनल को। जो चीज ऊपर लिखी हुई है वो चीज दिखा रही है साइज को, जो चीज नीचे लिखी हुई है वो चीज दिखा रही है परसेंटेज फाइनल को। अब D60 का मतलब क्या है, D60 का मतलब है कि वो साइज जिस साइज से 60% पार्टिकल फाइन है। D60 का मतलब क्या है, साइज बाई विच 60% particles are fine. Similarly, अगर कहीं लिखा हुआ है D10, तो D का मतलब क्या है, साइज। 10 का मतलब क्या है, परसेंटेज फाइनल। D10 का मतलब क्या है, D10 का मतलब है साइज बाई विच 10% particles are fine. और सिमिलरली कौन होगा, D30, साइज बाई विच 30% पार्टिकल्स आर फाइन। अब इस साइज को निकालेंगे कैसे, आपको उस चीज को बता दो, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान होता है।
आपको ये साइज निकालना नहीं होता, ये साइज आपको जनरली दिया होता है ना, और आपको निकालना होगा तो वो आपको पूरा का पूरा एक सी एनालिसिस का रिजल्ट लिख के देगा, और उस सी एनालिसिस के रिजल्ट के अंदर से आप इस साइज को बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे। नो सी क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है 60% का फाइनर, तो आप यहाँ पर देखिए 60% कहाँ लिखा हुआ है। लेट अस सपोज दैट 60% का फाइनर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, एक स्ट्रेट लाइन, आपने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींची 60% से, और उस लाइन ने आके इस कर्व को यहाँ पर हिट किया। अब यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिला, यहाँ पर आके आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट मिला, उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन खींचिए नीचे की तरफ, ठीक है ना। आपने नीचे की तरफ एक लाइन खींची, और नीचे की तरफ इस लाइन ने जहां पर हिट किया इस ग्राफ को, आप वहां वाले साइज को नोट कर लीजिए कि वो वाला साइज कितना है। वहां पर जो साइज लिखा होगा वो साइज कितना होगा, उसी साइज की वैल्यू होगी D60, मतलब लेट अस सपोज दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 10 mm, तो व्हाट इज 10 mm? 10 mm इज D60 साइज बाई विच 60% पार्टिकल्स आर फाइन। सिमिलरली अगर आपको 30 निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 30 का लिखा हुआ है, 30 से एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उस लाइन से नीचे लेके आइए, यहाँ पर जो भी साइज लिखा हुआ है वो क्या है, D30। आपको 10 D10 निकालना है, तो 10% देखिए कहाँ लिखा हुआ है, सीधी लाइन खींचिए, नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा आपका D10। तो ये तरीका है D30, D60 और D10 को फाइंड आउट करने का। यहाँ पर D10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। D10 को बोलते हैं इफेक्टिव साइज। इसका नाम इफेक्टिव ये दिया था एलन हेजन ने, है ना। इसका नाम इफेक्टिव ये दिया था एलन हेजन ने, जिन्होंने एक कर्व दिया था। अब जो एलन हेजन थे, उन्होंने इसको इफेक्टिव साइज क्यों बोला था, उसका रीजन होता है। लोगों को लगता है कि तो 10% पार्टिकल्स भी फाइन है, ये तो सबसे छोटी वैल्यू इसको दिखा रहा है। उल्टा सोचो, उल्टा, इसे 10% फाइन नहीं है, इसे 90% फोर्स है। ये सबसे बड़ा स्टैटिक्स दे रहा है हमको इस पूरी सॉइल के बारे में। ये वो साइज है जिससे 90% पार्टिकल बड़े हैं, तो 90% पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला साइज, सबसे बड़ा साइज होता है इसके अंदर, है ना। आप जब फाइन देखोगे तो छोटा दिखेगा, लेकिन ऊपर देखोगे तो सबसे बड़ा साइज रखता है अपने अंदर, परसेंटेज रखता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इफेक्टिव साइज, सबसे बड़ा कंट्रोल रखता है सॉइल के ऊपर, ठीक है। अगर D30, D10, D60 आप लोगों को निकालना समझ में आया है, तो सी क्लियरली हम लोग इन चीजों को अब समझ कैसे सकते हैं, इन कोएफिशिएंट्स को हम लोग समझ कैसे सकते हैं। मैं फिर से अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर आता हूं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूं। मैंने अभी आप लोगों को ये चीज बताई कि D30, D10, D60 तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। D10 एक साइज होता है जिससे 10% छोटे हैं, सिमिलरली 60% से 60 और 30% से 30 से 30% पार्टिकल छोटे होते हैं। D10 इज नोन एज इफेक्टिव साइज, है ना। तो ये चीज मैंने आप लोगों को अभी तक बता दी है। फर्दर इसके आगे की कहानी देखते हैं। अब आपको दो कोएफिशिएंट पढ़ने होंगे, है ना। दो कोएफिशिएंट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, और आज की क्लास हम इन दो चीजों को पढ़ के खत्म करने वाले हैं, तो इन दो और चीजों को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे ऊपर आपको कोएफिशिएंट दिख रहा होगा जिसका नाम है Cu, और Cu की वैल्यू आपको दिख रही होगी D60/D10, मतलब वो साइज जिससे 60% पार्टिकल्स फाइन है और वो साइज जिससे 10% पार्टिकल्स फाइन है। इनको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा Cu इज नोन एज यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। सिमिलरली अगर आप D30² D60 - कर देंगे, ये आपने कहां से निकाले, कर्व के अंदर से, आपको पेपर के अंदर ही दिए होंगे पहले से ही, है ना। आपको पेपर के अंदर ही पहले से दिए होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कहां से फाइंड आउट किया जा सकते हैं, तो पार्टिकल साइज एनालिसिस कर्व से आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिए होंगे। आपको सीसी निकालना है, सीसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे D30² D60 - D10। ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं, इन पर हमेशा क्वेश्चन आता है। आप एक कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2014 का देख लीजिए, 12 का देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, 16 का देख लीजिए, आपको हमेशा इनसे एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। या तो आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, या आपको D60 D10 देकर Cu की वैल्यू पूछ लेगा, 30 60 10 देकर Cc की वैल्यू देख लेगा। और केवल मैं व्यापक की बात नहीं कर रहा हूँ, MPPSC यही में भी हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ESC में भी हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि यहाँ से मिलने ही है। तो ये दो चीजों को निकालने के तरीके हो गए, दो फॉर्मूले हो गए। अब आपको वैल्यू याद रखनी है, क्या कि अगर Cu की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो ये दिखाता है वेल ग्रेडेड सैंड। सर ये सीसी में D60 - D10 है कि मल्टीप्लाई में है, वो माइनस सर मल्टीप्लाई में होगा ना, ये D60 मल्टीप्लाई में होता है शायद सर। सॉरी आप लोग क्या बोल रहे हैं,
सर ये जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर में जो डिनोमिनेटर है इसमें ये D60 हाँ हाँ इंटू हाँ 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 वो मल्टीप्लिकेशन है, यस सर, वही वो वही। मिसप्रिंट है, हाँ वो मल्टीप्लिकेशन है, ओके सर। ठीक है ना, वो एक मिसप्रिंट हुआ है, वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नाउ सी CU की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा वेल ग्रेडेड ग्रेवल। सिमिलरली जो CC की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। हाँ बेटा। सर ये मुझे उल्टा लग रहा है, सीयू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेवल्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल होता है। हाँ मैं बुक में पढ़ा हूँ। हाँ, नीचे नीचे सही लिखा हुआ है, मैं 2 मिनट इसको मिटा के फिर लिख देता हूँ, मैं फिर को दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 करेक्शन हैं। एक करेक्शन तो छोटा सा ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस नहीं है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लेकर के चलेंगे, है ना। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। दूसरा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैल्यूज हैं, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ। CU की 2 वैल्यूज हैं, CU की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 पहली लिमिट है, और CU की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 दूसरी लिमिट है। जो बड़ी वाली लिमिट है वो सैंड के लिए है, और जो छोटी वाली लिमिट है वो ग्रेवल के लिए है। CU की वैल्यू अगर 4 से बड़ा या 4 के बराबर है तो वो ग्रेवल होगा, और कौन सा ग्रेवल होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, है ना। और अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो वो सैंड होगा, कौन सा सैंड होगा, वेल ग्रेडेड सैंड होगा, है ना। ये वैल्यू USBR ने दी थी। USBR अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो होता है, जो जैसे हमारे यहाँ BIS है, इसी तरह से अमेरिका में ASTM और USBR होता है, ये 2 एजेंसियां हैं उनके यहाँ। तो USBR एक कोड का नाम है 1960 का, वहां से 2 वैल्यू ली गई है। IS कोड इसके बारे में साइलेंट है, IS कोड इन वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली CC की वैल्यू भी आपको देखनी होगी। CC की वैल्यू क्या होता है, 1 और 3 के बीच में अगर आ रही है, 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो ये चीज क्या दिखाती है, ये चीज दिखाती है कि ये सॉइल मेरी वेल ग्रेडेड है। इसको छोड़ करके अगर CU मेरा आउट ऑफ लिमिट हो जाए, या फिर CC मेरी आउट ऑफ लिमिट हो जाए, आउट ऑफ लिमिट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब CU 4 से बड़ा या छोटा और CU 6 से बड़ा या छोटा है सैंड और ग्रेवल के केस में, और CC 1 और 3 से के बीच में, अगर ये इन चीजों को छोड़ करके आउट ऑफ लिमिट हो जाए, कोई भी एक आउट ऑफ लिमिट हो जाए, तो आउट ऑफ लिमिट होने पर ये सॉइल मेरी कौन सी बन जाएगी, पुअर इरिगेटेड, है ना। ये सॉइल मेरी कौन सी बन जाएगी, पुअर इरिगेटेड, ठीक है ना। तो 2 आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, एक आपको CU याद रखना है, एक आपको CC याद रखना है, दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, D60/D10, तीसरे का फॉर्मूला D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10, ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने होंगे। दूसरी बात आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है कि CU की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी होगी तो वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, अगर CU की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी होगी तो वो वेल ग्रेडेड सैंड होगा, CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में होगी तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल मानी जाएगी, और अगर इनमें से एक की वैल्यू आउट ऑफ लिमिट हो जाती है तो वो पर्टिकुलर सॉइल पुअरली ग्रेडेड सॉइल हो जाती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पूरा पार्टिकल साइज एनालिसिस पढ़ा और स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने का तरीका पढ़ा। हम लोग कल के लेक्चर में कंसिस्टेंसी लिमिट्स या अटरवर्क्स लिमिट्स उनको स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंसिस्टेंसी लिमिट्स का, और उसके बाद हम कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे पार्टिकल साइज एनालिसिस के और कंसिस्टेंसी लिमिट्स के। तो परसों तक हम लोग जहां तक अपनी 30% सॉइल मैकेनिक्स खत्म कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, कंसिस्टेंसी लिमिट कल से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को कुछ डाउट्स हैं वो रुक जाएं, और जो कल का एक क्वेश्चन था जिन लोगों को वो क्वेश्चन करना है वो बच्चे रुक जाएंगे, अरे बच्चे लीव सकते हैं। विकास जी को अगर कुछ बात करनी होगी तो विकास जी बात कर सकते हैं। 1 मिनट ही मेरे को बात करनी है। जितने भी लोग हैं वो सभी के पास मेरे हिसाब से आईसी की ऐप होगी, जिनके पास नहीं होगी वो आईसी की ऐप जरूर एक बार डाउनलोड कर ले, और आपके जितने भी वीडियोस हैं वो आपको सब आईसी की ऐप के अंदर मिलेंगे। कुछ इवन अभी जो 21 है बैच है उसमें ऐड हो जाएंगे, उसमें भी आज हम वीडियोस ऐड कर देंगे, तो वो आप सब देख सकते हैं। और जिसको ऐप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आज वो 2 बजे के बाद मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, वो मेरे नंबर मैं अपना दे चुका हूँ, या वो नंबर आपको अगर नहीं लगे तो एक नंबर मैं और आपको बता देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कर लेंगे। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, ये वाला 6261 507534। मैं एक बार विकास जी और रिपीट आप बोल दीजिए, मैं लिख देता हूँ जी, 6261
507534 या फिर 7879 वो वाला नंबर तो होगा ही लोगों के पास। ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लगा के और राकेश तुम भी अपना नंबर बोल दो राकेश एक बार। राकेश है या नहीं है आज? अवेलेबल नहीं है सर शायद। अच्छा, तो आप लोग विकास जी को फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इस नंबर पर, और विकास जी से बात कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी कोई दिक्कत होती है या फिर किसी कंटेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, और अगर आपको कुछ टेक्निकल कैसी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 7471122 और 862 है। आप इस पर मुझे कॉल करके बता सकते हैं, या फिर आप अपनी ऐप में जाकर के चैट पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है, हमारा कंट्रोल रूम है, वहां तक वो मैसेज पहुंच जाता है और हम लोग उसको जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करते हैं। ऐप में एक छोटी सी प्रॉब्लम टेस्ट सीरीज को लेकर के आ रही थी, आपके सॉल्यूशंस आपको नहीं दिख रहे थे, वो हम लोग रिजॉल्व कर दिए और आज से आप लोगों को सभी को सॉल्यूशन दिखना चालू हो जाएंगे। इन केस अगर फिर भी आपको ऐप के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हैं। दूसरी बात, इस ऐप के अंदर एक अपडेट आई है 2 दिन पहले, तो आईसीई की ऐप को ऐप स्टोर पर जाकर के जिसने उसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड ना किया हो तो उसे वो बच्चा थोड़ा सा अपडेट कर ले आईसीई की ऐप को जाकर के, तो उसमें जो रिसेंट चेंज है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कल आप आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन पूरा है वो ऐप, कई लोगों के पास नहीं है एक्चुअली वो। अच्छा, आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऐप है ना, आप पूरा लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर आईसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, तो आपको एक ऐप मिल जाएगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को कुछ डाउट्स हैं वो बच्चे रुकेंगे, और जिन्हें मीटिंग लीव करना है वो बच्चे छोड़ सकते हैं। कल हमारी सेम टाइम क्लास रहेगी, सेम आईडी और सेम पासवर्ड के साथ रहेगी। जिन लोगों को कुछ भी डाउट्स थे वो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं आज की क्लास के अंदर कि आपको क्या क्या डाउट्स थे। हेलो हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जो पढ़े क्रैलन हैजन कर्व जो पढ़े हैं उसमें अगर कोई लाइन वर्टिकल होती है तो वो अपनी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। अगर एकदम वर्टिकल है, परफेक्टली वर्टिकल है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अगर स्लाइड वर्टिकल है तो पुअरली ग्रेडेड। और सर अगर कोई लाइन अगर अपनी कोई लाइन जो है वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बन गई तो? अगर कोई लाइन अपनी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बन गई है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात, फिर से बोलो। सर हॉरिजॉन्टल बनी है लाइन अगर कोई तो गैप ग्रेडेड। पूरी अगर लाइन हॉरिजॉन्टल होगी तो? हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना, तुम प्रैक्टिकल मतलब ही निकलेगा पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन का। हाँ तो सॉइल ही नहीं है ना, फिर कुछ भी सॉइल नहीं है ना, वो तो पूरा का पूरा गैप हो गया ना। अच्छा बना के देखो कर्व के अंदर, तुम्हें समझ में आएगा उस सॉइल का मतलब गैप हो गया। हाँ बेटा बताइए। हाँ ठीक है सर, ये D60 D10 की वैल्यू लेने में दिक्कत आ रही, थोड़ा बता दीजिए। D60 D10 की वैल्यू लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक मैं बताता हूँ। जी सर। लेट अस सपोज दैट एक सॉइल है, अच्छा क्वेश्चन है, जिन बच्चों को समस्या हुई है वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। शायद मैं इसको थ्योरी के अंदर मुझे लेना चाहिए था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा था। अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने। लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक सॉइल थी कोई भी, और वो सॉइल मुझे दी हुई थी, और उस सॉइल के अंदर मुझे बोला कि इस सॉइल के अंदर 4.75 mm से 80% पार्टिकल्स फाइन है। ठीक है, और मुझसे बोलता है कि 2 mm से 50% पार्टिकल्स फाइन है ना, और आपको पूछता है कि D60 बताइए, D60 कितना है। तो पहली बात तो ये कि D60 का मतलब क्या है। D60 का मतलब होता है कि साइज बाय विच 60% पार्टिकल्स आर फाइन, है ना। अब आपको 80% फाइन पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग साइज दे दिया गया है और 50% पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग साइज भी दे दिया गया है। आप क्या कर लो, 60% 80 और 50 के बीच में आएगा, तो 60% के करस्पॉन्डिंग वाला जो साइज आएगा वो भी कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो आप इन दोनों के बीच में क्या कर लो, सिंपल इंटरपोलेशन कर लो, और इंटरपोलेशन करके आप क्या निकाल लो, वो साइज निकाल लो जो 60% पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग होगा, दैट विल बी द D60। ठीक है भैया, जो भी साइज 60% पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग होगा दैट विल बी द D60।
ठीक है। और अगर कहीं पर किसी सी एनालिसिस के अंदर सीधे सीधे 60% का कोई रिजल्ट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर कोई पर्टिकुलर साइज 60% के सामने दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे मिल गया आपको। ठीक है सर इंटरपोलेट कैसे करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे क्या? ना 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 ना, एवरेज लेना इंटरपोलेशन नहीं होता, इंटरपोलेशन अलग बात होती है। इंटरपोलेशन अगर नहीं आता किसी को तो मैं आपको वो चीज बता देता हूँ थोड़ा सा। हाँ फिर से मैं ले लेता हूँ। 4.75 mm 80% था और लेट अस सपोज दैट 2 mm 50% था। अब इंटरपोलेशन क्या करेंगे, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 60%। तो इसको मान लो y और यहाँ पर मान लो x, इसको मान लो y1, इसको मान लो y2, 2 mm को मान लो x2 और इसको मान लो x1 और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा दो। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। और इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन, इंटू यहाँ पे क्या कर देते हैं अपन y माइनस y1 x माइनस x1 और सामने क्या हो जाता है y माइनस y1। इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज रख दो और इस इक्वेशन में अपनी वैल्यूज रखकर आपके पास y1 की वैल्यू है, y की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है और x2 की वैल्यू है। केवल किसकी वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो आपका इंटरपोलेटेड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और जिन बच्चों को थोड़ी इंटरपोलेशन करने में, आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, इंटरपोलेशन क्लास 11th की चीज है, 11th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर था। आप लोग छोटा सा काम करें, है ना, इंटरपोलेशन के लिए आप लोग लिखें हाउ टू इंटरपोलेट, या फिर हिंदी में लिख दें इंटरपोलेशन कैसे करें, और इसको यूट्यूब पर सर्च कर लें। यूट्यूब पर आपको 2 मिनट के 3 मिनट के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से इंटरपोलेट कैसे करते हैं ये बता दिया जाएगा। हालांकि 11th क्लास की चीज है, केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर लिखनी होती है और कुछ नहीं होता। इंटरपोलेशन करने के बहुत सारे शॉर्टकट भी होते हैं, बहुत सारे छोटे मेथड भी होते हैं, पर थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल मेथड होते हैं, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। मैं ऐसे इंटरपोलेट नहीं करता, मैं यूनिट प्राइस मेथड से इंटरपोलेट करता हूँ। कई बच्चों को भी मैंने सिखाया है इंटरपोलेट करना, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है ना। आप लोग बेसिक सीख लीजिए, फिर मैं आपको वो मेथड बता दूंगा आगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं विवेक को। सर क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आएंगे, इंटरपोलेट करके ही अपन वैल्यू निकालेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इंटरपोलेट करना पड़ेगा। और अगर 60 पर, देखो जनरली तो क्या होता है, व्यापम के लेवल पे जो क्वेश्चन आता है, व्यापम जी तो सीधे क्वेश्चन कैसा आता है कि d60 इक्वल्स टू 2 mm, जी जी, d10 इक्वल्स टू 0.003 mm, जी जी, d30 इक्वल्स टू 0.01 mm। व्यापम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। जी 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 सर, है ना, ठीक है, सीधे CU निकाल जी लो, सर। सीधे CC निकाल लो। ठीक है, जी सर, व्यापम में इंटरपोलेट नहीं करवाएगा क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता ना आपके पास। जी जी सर। सर हाँ सर मैं ये पूछ रही थी कि हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, मतलब इंटरपोलेट करके स्ट्रेट लाइन हम मान रहे हैं, बट ये जो ठीक है, कर्व हमारा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आपको एक्चुअल कर्व नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं होता स्ट्रेट लाइन। सही बात है, आपको कर्व की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, कर्व की इक्वेशन आपको पता नहीं होगी। अच्छा, तो अज्यूम कर लेते चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो 2 पॉइंट्स हमें नोन है, उन 2 पॉइंट्स के बीच में कर्व का वेरिएशन स्ट्रेट मान के चलते हैं। और कुछ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो सामने वाला हमको कर्व की इक्वेशन लिख के दे, अगर वो पैराबोलिक कर्व है, हाइपरबोला कर्व है, या किसी और डिग्री का कर्व है, तो वो इक्वेशन लिख के दे, इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कर्व नहीं है तो वी हैव टू अज्यूम द स्ट्रेट लाइन। ओके। और फिर कुछ पूछना है? नहीं, तो अभी हम लोग लास्ट ईयर के, हाँ अपन लास्ट वाले सब्जेक्ट पर अपने उस पर आ जाते हैं, है ना। अमन का कुछ था, अमन कुछ पूछ रहा है। बताओ अमन। सर ये लास्ट ईयर के मतलब सब इंजन के जो प्रीवियस सॉल्व पेपर अवेलेबल नहीं होगा हुआ है क्या आईसी में? नहीं है ना यार, आप स्टडी मटेरियल के अंदर जाके देखो ना, आपको मिलेंगे, हमने डाले हुए हैं पूरे अपने ऐप के अंदर। अपनी ऐप के अंदर सॉल्व नहीं है स्टडी मटेरियल। क्या बेटा? सर एसएससी जेई के नहीं है सर? एसएससी जेई के अभी नहीं है। एसएससी जेई के, एसएससी जेई वाले बैच के बच्चों के लिए हैं, आपके बैच के लिए व्यापम के पेपर हैं, वो भी हम आपको अवेलेबल। अच्छा सर,
हमारी असल में पूरी एक बुक आती है एसएससी जेईई, है ना, आईसी ग्रुप की एक पूरी बुक आती है, उसमें पूरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं। जी अच्छा सर, ये जैसे वो वीडियो डली है सर उसमें, तो वीडियो के लिए आईडी लगेगी कि सर वो जो उसमें अमाउंट दिया है रजिस्ट्रेशन लगेगा। आप विकास जी से बात कर लीजिएगा, विकास जी आपको पूरा प्रोसेस। आपका नाम क्या है? सुनील जैन। तो सुनील, आप तो B1 लाइव बैच में रजिस्टर्ड है ना? सर मालूम नहीं। हाँ 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 है। हाँ, तो B1 लाइव बैच में जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पूरी वीडियो दिख जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप विकास जी को फोन कर लीजिएगा या मुझे फोन कीजिएगा, हम लोग गाइड कर देंगे आपको। जी जी सर, ठीक है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए पिछला वाला प्रेजेंटेशन निकाल रहा हूँ। इस वाले प्रेजेंटेशन में किसी को कुछ डाउट नहीं है मेरे ख्याल से, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है ना? विकास जी आप मुझे थोड़ा सा होस्ट बना दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो मुझे पिछला प्रेजेंटेशन लगाना है।